हे भगवान, बड़ा गलत हुआ उसके साथ। अभी उम्र ही क्या थी, बस यही कोई 3 साल पहले शादी हुई थी। बेचारी इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। राम राम। सुना है उसका पति जहर खा के मरा है। सुना तो मैंने भी है। तमाम तरह की बातें उड़ रही है, क्या कहा जाए। मुझे तो लगता है लड़की में ही कोई दोष होगा, वरना शादी के बाद कौन ऐसे जहर खाता है। ये बात करने वाली औरतें हैं नैन तारा की पड़ोसनी। नैन तारा कौन? नैन तारा हमारी इस कहानी की सबसे मुख्य पात्र यानी कि नायिका है। नैन तारा 26 साल की एक लड़की है जिसकी 3 साल पहले नीरज नाम के लड़के के साथ शादी हुई थी। शादी के समय सब सही था, पर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि नीरज नैन तारा को यूं बीच मझधार में छोड़ गया। नैन तारा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। जब उसकी शादी हुई तो उसने एमए में एडमिशन लिया था, पर शादी हो गई तो पढ़ाई छूट सी गई। बस वो और नीरज और उसका ससुराल यही रह गए उसके अपने। और आज जब नीरज नहीं है तो ऐसे में नैन तारा का क्या। नैन तारा की माँ आरती और पिता मोहन ऐसे अपनी बेटी को देख के तिल तिल मर रहे हैं। क्या सोचा था शादी होगी, बेटी सुखी रहेगी, पर क्या से क्या हो गया। मोहन और आरती के 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और एक लड़का। सबसे बड़ी थी कुसुम, जिसकी शादी कर दी थी मोहन ने। फिर छोटी बेटी थी गंगा और मंझली थी नैन तारा। सबसे छोटा भाई था जो अभी पढ़ रहा था। मोहन की भी ऐसी कोई खास नौकरी नहीं थी कि वो सब कुछ अकेले संभाल पाए। खैर, जब से नीरज का अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद से मोहन नैन तारा को घर ही ले आया था। नैन की तो आंखें बहते बहते झपकना ही भूल गई थी। हमारा समाज भी कैसा है ना, एक आदमी के जाते ही उसकी पत्नी को कोई अधिकार, कोई हक नहीं रह जाता। कल तक लाल साड़ी में घूमने वाली नैन से उसके ससुराल वालों ने जबरन उसके गहने कपड़े छीन के उनको आग लगा दी थी। आज के जमाने में भी औरतों की वही दशा है जो पहले थी। हाँ, थोड़ा बहुत लोग जागरूक हुए हैं, पर पुराने आदर्शों पर चलने वाले लोग अभी भी उस डर्रे पर सवार है। आरती अपनी बेटी का मुंह देख देख कर रो रही थी, जबकि मोहल्ले की औरतें अपने परपंच में जुटी थी। अपना दुख दुख और दूसरों का दुख पंचायत का टॉपिक। वाह, मोहल्ले के लोग नैन के दुख से दुखी नहीं थे, बल्कि इस बात की खोजबीन करना चाहते थे कि अब क्या, अब नैन का क्या होगा। नैन अपने ससुराल कब जाएगी, नैन के पति ने क्यों आत्महत्या की। ये सारी बातें आसपास के लोगों के लिए रहस्य बनी हुई थी, जिसका पता लगाने का जिम्मा कोई नहीं लेना चाहता था। पर ये जरूर चाहते थे सबकी जल्दी से पर्दा हटे और वो सच जान सके। नैन के पिता मोहन की छोटी सी कंपनी में अकाउंट्स का काम देखते थे, जिससे खाना खर्चा चल जाता था, साथ ही 2 बच्चों की पढ़ाई भी चल रही थी। पर अब नैन के घर आने से उनके ऊपर भी काफी दबाव आ गया था। ऐसे समय में वो अपनी बेटी से कह तो कुछ नहीं सकते थे, पर उसके भविष्य की उन्हें भी काफी चिंता थी। 7 दिनों तक नैन को किसी बात का होश नहीं था। उसकी तो जिंदगी ही मानो बर्बाद हो गई थी। अब क्या बचा था जानने और समझने के लिए। जिसके भरोसे वो अपना घर छोड़कर गई, वही उसे छोड़ गया, वो भी इस हाल में जिसका जिम्मेदार सब उसे ही मान रहे थे। नैन को ना खाने का होश था, ना सोने का, बस दिन रात आंसू बहाना ही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। आरती अपनी बेटी की हालत देख काफी परेशान होती, पर कर भी क्या सकती थी वो। 26 साल में विधवा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है हमारे यहाँ। शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी में पति के साथ ही खुशियाँ होती है, अगर वो ही नहीं तो जिंदगी में मान सम्मान और खुशियाँ भी नहीं। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया था, पर नैन के लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। पर जीना तो था ही, क्योंकि मरने वाले के साथ मरा नहीं जा सकता, और यही संसार की रीत है। पर दुनिया आपको कभी भी जीने नहीं देती जब तक शादी ना हुई हो। शादी क्यों नहीं हुई, और शादी हो गई तो बच्चे क्यों नहीं हुए, उनको आपकी हर बात में घुसना ही है। भले फिर आपको उस बात की फिक्र हो ना हो, पर कह कह के आपको उस बात की फिक्र करवाई जाती है। अब कुछ ऐसा ही नैन के साथ होने वाला था। नीरज की आत्महत्या के लिए हर कोई नैन को ही दोषी मान रहा था। जरूर इसी की गलती होगी। नैन के ससुराल के लोगों ने भी पूरा का पूरा दोष
नैन के माथे मढ़ दिया और अपने कर्तव्य से छुट्टी पा ली थी। लगभग 2 महीने बीत चुके थे। अब नैन को माँ बाप और भाई बहन के स्वभाव में भी अंतर दिखने लगा था। घर में उसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछता था। आप अगर सुखी हो तो सब आपके सुख में शामिल होना चाहेंगे, पर आप अगर दुखी हो तो सब आपसे अपना दामन मोड़ लेंगे। नैन के दुख में अब दुखी रहने वाला कोई नहीं था। नैन खुद अब आंसू बहाते बहाते थक चुकी थी। क्यों रोए वो? उसके पति ने आत्महत्या की किसी और लड़की की खातिर जिससे वो प्यार करता था और शादी नहीं कर पाया। घर वालों के दबाव में आकर उसने नैन से शादी की, पर कभी पत्नी का दर्जा तक नहीं दिया। उस पति की विधवा बनकर रोना भी नैन को अब गवारा नहीं था। नैन ने देखा अब परिवार के लोग भी उससे कट रहे हैं। पहले जो माँ उसे देखते ही खुश हो जाती थी, अब वो उदास हो जाती है। भाई बहन अपनी पढ़ाई में रहते हैं, कोई बात भी नहीं पूछता। पिताजी को अलग चिंता है कि उसका बेड़ा कैसे पार होगा। नैन ने अपने को संभाला। अब वो और दुखिया बन के नहीं जी सकती। जिसने कभी पत्नी समझा ही नहीं, उसके लिए वो दिन रात नहीं रो सकती। नैन आज काफी दिन बाद शाम के समय अपने कमरे से बाहर आई और सबके साथ बरामदे में बैठ गई। तभी उसके भाई सूरज ने फोन में कोई जोक सुनाया, जिसे सुन नैन हंस पड़ी और उसी समय पड़ोस की माया आंटी आरती से मिलने आ गई। नैन को यूं हंसता देख उसके सीने पर सांप लौट गया, पर अपने मन को काबू कर वो अंदर आई। उनको देख के नैन अंदर जाने लगी तो माया ने आरती को सलाह दी, पति को मरे अभी बस 2 महीने हुए हैं। नैन ऐसे हंस रही है, ये सब भले घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता। आरती ने मुंह झुका लिया पर कुछ नहीं बोला। माया के जाने के बाद आरती नैन के पास गई। नैन बेटी सो गई क्या? नहीं माँ। नैन अब तू पहले जैसे सुहागन नहीं रही, तुझे ऐसे सबके सामने मुंह खोल के हंसना नहीं चाहिए। नैन ने कुछ नहीं कहा, पर अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। माँ, देख नैन, अब तू सुहागिन नहीं है तो कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। समाज को भी मुंह दिखाना है, और फिर अभी तो गंगा की शादी भी करनी है। तेरे होते कौन उसे ब्याहेगा? मुझे तो गंगा की बड़ी चिंता हो रही है। न जाने तेरे पापा कैसे करेंगे अकेले। आरती चली गई थी, पर उसकी कही बातें एक एक करके नैन के दिमाग में घूम रही थी। सही तो कह रही है माँ, मेरे होते गंगा की शादी कैसे होगी? पापा कैसे इतना खर्चा संभालेंगे? मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसे बोझ बनकर नहीं रह सकती। अगले दिन नैन सुबह सुबह तैयार हो रही थी तो आरती को अजीब लगा। ये क्या पहन रही है? उतार अभी की अभी। क्या हुआ माँ? ये पीला रंग सुहागिनों का है, तो अब से ये हल्के रंग पहनाकर समाज का भी देखना है ना बेटा। नैन की आंखें भीग गई, पर उसने हल्के हरे कलर की साड़ी पहनी और अपने डॉक्यूमेंट्स लिए बाहर जाने लगी। तभी मोहन ने आवाज दी, कहाँ जा रही है नैन? पापा, दीदी मेरे स्कूल में पढ़ाने वाली है। सूरज ने कहा तो मोहन को त्योरियां चढ़ गई। कहीं नहीं जाना, ना कटवाने की ठान लिए तुम लोगों ने मेरी। पति को मरे 2 महीने हुए हैं और ये बन ठन के ऐसे बाहर पढ़ाने जाएगी। देखो नैन, हमारे घर की लड़कियां ये सब नहीं करती, समझी तुम? मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुझे खिला सकूं। हाँ, वही तो मैं भी कह रही थी। वैसे भी अब खाने और सोने के अलावा इसका काम ही क्या है? आरती की बातों से नैन का पूरा मन झकझोर गया। माँ, मेरी माँ कभी ऐसा कहेगी मेरे बारे में? नैन अपने कमरे में आ गई। इतना दुख उसे नीरज के जाने से नहीं हुआ था, उतना उसे अपनी माँ और पिता की बातों से लगा। माँ, पापा, कौन से जमाने में हो आप? अब जमाना बदल गया है, अब ऐसा नहीं होता। दीदी का मन लगा रहेगा, क्यों आप लोग उन्हें पागल करने पर तुले हो? नैन की बहन गंगा ने कहा तो नैन को हौसला हुआ, पर तभी मोहन ने उसे जोर से फटकारा। 2-4 किताबें क्या पढ़ ली? अपने को बहुत ज्ञानी समझने लगे हो तुम सब। चुपचाप पढ़ाई करो जाकर, यहाँ बड़ों के बीच बहस मत करो। गंगा और सूरज भी वहां से उठकर चले गए तो गंगा नैन के पास गई। दीदी, दीदी रोते नहीं। नैन ने अपने आंसू पोंछ लिए। दीदी, आप पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। आजकल बीए के बाद अच्छी जॉब नहीं मिलती, आप एमए भी कर लो जिससे आपको अच्छी जॉब मिल सके। नैन ने गंगा से कहा, पर मेरे पास ना तो पैसे है गंगा, ना पापा मुझे जाने देंगे।
डरने की कोई बात नहीं है दीदी, मैं आपके लिए फार्म ले आऊंगी और पैसा सूरज अपनी कोचिंग का बोलकर मांग लेगा। आप बस अपना एमए पूरा करो और जल्दी ही जॉब करो। आज का समय ऐसा है जहाँ कोई किसी का नहीं, अपनी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी पड़ती है। हाँ गंगा। अगले कुछ दिनों बाद ही नैन का एमए में एडमिशन हो गया। वो गंगा की किताबों से ही पढ़ लिया करती, साथ ही अब वो घर के काम में भी मदद करती रहती। पर आरती धीरे धीरे घर के सारे काम के लिए नैन को ही जिम्मेदार बनाती जा रही थी। सुबह उठने से लेकर रात के सब काम नैन को ही करने पड़ते। नैन अब घर की नौकरानी बन गई थी। भले ही वो घर उसका अपना था, पर माँ बाप की नज़र में अब वो पहले जैसी नहीं थी। पर नैन अपनी पढ़ाई भी करती और घर के काम भी। बीच बीच में मोहल्ले वाले उसे ताने भी देते रहते, अपने पति को खा गई, खोट इसी में होगा, ससुराल वालों ने भी नहीं रखा। नैन सुनती और आंसू बहाती और कर भी क्या सकती थी। इसी बीच गंगा की शादी की बात चलने लगी। आज गंगा को देखने वाले आ रहे थे। आरती ने नैन को गंगा से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी। बाकी सारे काम नैन ने किए। थोड़ी देर बाद लड़के वाले आ गए। नैन किचन में थी, तभी लड़का किचन के पास लगे बेसिन में हाथ धोने लगा और नैन को देख के पास चला गया। थोड़ी देर बाद गंगा भी चाय लेकर आ गई। बातचीत हुई, फिर लड़के वाले चले गए। अगले दिन सुबह सुबह घर में कोहराम मचा था। नैन को समझ नहीं आया क्या बात है। वो किचन में गई। क्या हुआ माँ? आरती ने कुछ नहीं कहा। नैन अपने पिता के पास गई तो पिताजी ने मुंह फेर लिया। नैन अपने कमरे में आकर लेट गई। तभी गंगा आई। दीदी। आ जाओ गंगा। क्या हुआ? सब मुझसे नाराज क्यों है? दीदी, कल जो लड़का मुझे देखने आया था ना, उसने आपको पसंद किया है। क्या? मैं तो कह रही थी कि कर क्यों नहीं देते आपकी शादी? आपकी उम्र ही क्या है? चुप कर गंगा, ऐसी बातें मत कर। क्यों दीदी, इसमें क्या खराबी है? पत्नी के मरते पति दूसरी शादी करता है तब कोई कुछ नहीं कहता, फिर औरतों को ही क्यों? गंगा, तू नहीं समझेगी, तू छोटी है ना। मैं सब समझती हूँ। उस लड़के से मना कर दिया पापा ने, पर मुझे तो वो आपके लिए सही लगा। तभी आरती आ गई। गंगा, तू बकवास मत कर, जाकर पढ़ाई कर। गंगा चली गई तो आरती ने नैन से कहा, देखो नैन, तुम समझदार हो, परिवार की इज्जत है तुम्हारे हाथ, जब तक हो बचाए रखो। नैन एक बार फिर सोच में थी। मेरी ही खुशियों से सबकी इज्जत बचती है। नैन के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वो सोचती कि इस तरह जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, पर सोचने से कहाँ कुछ होता है। नैन ने 1-2 बार आत्महत्या की भी कोशिश की, पर गंगा और सूरज उसे हमेशा बचा लेते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था, इस तरह जीने से क्या फ़ायदा? जब कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता तो मेरे रहने न रहने से क्या फ़ायदा? इस तरह नैन ने किसी तरह छुप छुप कर एमए की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अपने ही घर में नौकर की तरह रहना और अपने ही माँ बाप के सौतेले व्यवहार से वो तंग आ चुकी थी। उसी समय गंगा की शादी तय हो गई और घर में जश्न का माहौल बन गया था। पर नैन की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था, बल्कि अब जो होने वाला था वो और भी बुरा था। गंगा की शादी की तैयारियों में जो भी आता, नैन को ऐसे देखता मानो वो हंस के काम करके कुछ गलत कर रही है। हर कोई उसे यही उम्मीद रखता कि वो हंसे ना, बोले ना, लड़कों की तरफ ना देखे, और रिश्तेदारी के लड़कों को मना कर दिया जाता कि नैन से बात ना करे। इन सब बातों से नैन अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसने तो कोई पाप नहीं किया था, जो भी हुआ था वो उसकी गलती नहीं थी, पर मरने वाले के साथ उसे क्यों इस तरह मारा जा रहा था। गंगा की शादी के दिन सब लोग तैयार होकर मैरिज हॉल की तरफ चले गए थे। घर में बस कुछ गांव की बूढ़ी औरतें थी। साथ ही आरती ने नैन को भी घर पर रुकने को बोला था। नैन को बहुत बुरा लगा था, पर अपनी माँ की बात वो कैसे टाल सकती थी। नैन तारा उस दिन अपने कमरे में बैठी कुछ काम कर रही थी। तभी उसे लगा कि नीचे किसी ने दरवाजा खटखटाया है। नैन नीचे गई तो सभी बूढ़ी औरतें गाना बजाना गा के सो गई थी और बाहर का दरवाजा कोई खटखटा रहा था। नैन ने जाकर दरवाजा खोला तो उसके जीजा जी कुसुम के पति विनोद खड़े थे और वो कुछ नशे में लग रहे थे। नैन ने उन्हें
इस हालत में देखा तो उन्हें अंदर ले आई और उनके लिए पानी लेने किचन में गई। तभी विनोद ने उसे पीछे से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। नैन ने जोर से झटका देकर विनोद को धकेल दिया। अरे साली साहिबा, आप तो मेरी आधी घरवाली है। कैसे रहती हो तुम अभी से बिना किसी मर्द के? बुरा नहीं लगता जब अकेली सोती हो बिस्तर पर? एक मर्द की जरूरत तो तुम्हें भी होती होगी ना। क्या वहियात बातें कर रहे हैं आप जीजा जी? आप होश में नहीं है, चुपचाप निकल जाइए यहाँ से। पर विनोद ने उसके हाथ को कस के पकड़ लिया और उसे गले लगाने लगा। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो नैन ने अपने नाखून विनोद के गले में गाड़ दिए। वो बिलबिला के नैन को गालियां बकता हुआ नैन के बालों को पकड़ने दौड़ा, पर नैन भाग के कमरे में घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद करके जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। ये सब क्या हो रहा है भगवान? इस शैतान की इतनी हिम्मत! नहीं नहीं नहीं। नैन को खुद से घिन आ रही थी। वो बाथरूम में जाकर नल खोलकर पानी पर पानी अपने ऊपर गिराने लगी। क्यों भगवान, मुझसे आपकी क्या दुश्मनी है? दुनिया के सारे दुख सिर्फ मेरी ही झोली में क्यों? मार ही डालो मुझे। नैन ने रोते बिलखते कहा, पर सुनने वाला कौन था वहाँ? रात कब बीती, घर वाले कब आए, गंगा की विदाई कब हुई, नैन को कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। नैन की आंखें किसी के दरवाजे खटखटाने से खुली। दरवाजा आरती और उसकी माँ कुसुम जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। नैन ने जल्दी से दरवाजा खोला और चटाक एक जोरदार थप्पड़ नैन के मुंह पर कुसुम ने जड़ दिया। नैन कुछ कहती इससे पहले आरती ने उसके बाल पकड़ के कहा, कुछ तो लिहाज किया होता, वो तेरे बड़े जीजा है, बेशर्म कहीं की। मेरी बात तो सुनो माँ, मैंने कुछ नहीं कहा। तो क्या तेरे जीजा जी झूठ बोलेंगे? कुसुम ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, वो झूठ कह रहे हैं, मैंने उन पर कोई डोरे नहीं डाले। वाह वाह, अपनी गलती को मेरे पति पर मत डालो, समझी तुम नैन? तेरा तो साया ही खराब है। पहले अपने पति को खा गई और अब दूसरों के आदमियों पर नजर है तेरी। पहले गंगा की सगाई तुड़वाई और अब मेरा परिवार खराब करने पर तुली है। जाकर अपने पति से पूछो सच्चाई। नैन के बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो जोर से चिल्लाई। तब तक विनोद भी बाहर आ गया। मुझसे क्या पूछो? कल जब मैं वहाँ हॉल में था तब माँ जी ने ही मुझे घर से सामान लेने भेजा था। मैं कोई अपनी मर्जी से थोड़ी आया था। दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर करमजली, पहले अपने पति को खा गई, अब बहनों के पति पर डोरे डालते शर्म नहीं आती। अगर किसी ने नैन के कानों में पिघला शीशा भी डाल दिया होता तो नैन को इतना दर्द ना होता, पर उसकी अपनी माँ और बहन उस पर ऐसे आरोप लगा रही थी जो उसे बर्दाश्त करना असहनीय था। देख नैन, एक बात साफ साफ सुन ले, मेरे पति मुझसे बहुत खुश हैं। उन्हें बदनाम करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बहन है। चलो माँ यहाँ से। सब नैन के कमरे से बाहर निकल गए थे, पर यह हादसा नैन को अंदर तक तोड़ गया था। जिंदगी भले ही हमारी राह में कठिनाइयाँ देती है, पर उस समय अपनों का साथ हो तो जिंदगी अच्छे से कट जाती है। पर नैन के साथ कुछ भी अच्छा नहीं था। गंगा थी जो कि अब अपने ससुराल चली गई थी। नैन के लिए मानो हर रास्ता बंद हो चुका था। माँ बाप की नज़र में बोझ पहले से थी और अब चरित्रहीन भी साबित हो गई थी। और जिसने ये सब किया था सब उसके आगे पीछे घूम रहे थे। दामाद जी बोल के उसके तलवे चाट रहे थे। नैन ने काफ़ी सोचा और अब वो जान चुकी थी कि उसे क्या करना है। अब जैसी दुनिया वैसे हम बनने का समय आ चुका था। अगले दिन जब नैन उठी तो उसमें अलग तरह की विद्रोह की भावना थी। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढे और फिर जल्दी ही तैयार हो गई। तैयार होकर वो भगवान के सामने गई। हे भोलेनाथ, आज से मेरी एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। दुनिया में कोई मुझे समझे ना समझे, पर आप तो सबके मन की जानते हो। मैंने कोई गलती नहीं की, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? भोलेनाथ, सब जो हुआ वो हुआ। अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आप अपना हाथ मेरे सिर पर बनाए रखना। भगवान के पास पूजा करके नैन तारा बाहर निकली तो बरामदे में सब नाश्ता कर रहे थे। नैन को इस तरह तैयार देख सबकी आंखें ऊपर हो गई। कहाँ जा रही है नैन? माँ, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं घर पर अपना समय रोते बिलखते नहीं बिता सकती। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ।
क्या बात कर रही है नैन? तेरे पापा ने तुझे बताया था ना कि तुझे कहीं नहीं जाना। फिर घर में मछली नहीं फंस रही है ना, इसलिए बाहर दाना डालने जा रही है। कुसुम ने ताना मारा तो विनोद भी व्यंग से मुस्कुरा उठा। नैन ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ, मैं जा रही हूँ। नैन, जोरदार आवाज गूंज उठी। खबरदार, जो एक कदम भी घर के बाहर निकाला। नैन के पापा ने कहा, अरे करमजली, तू समझती क्यों नहीं? तेरे पति को मरे अभी दिन ही कितना हुआ है, तूने हमारे माथे पर कालिक पोतने की ठान ली है क्या? किस बात की कमी है तुझे? सुबह शाम 2 कोर खाकर पड़ी रहे। विधवा के लिए यही जिंदगी होती है। यही तो मैं भी समझा रही हूँ, आरती ने कहा। विधवा को कैसे रहना है और कैसे नहीं, ये कहने वाले आप होते कौन है पिताजी? क्या सारी रोक टोक बस औरतों के लिए ही है? जबान देखो इसकी। मोहन चीख उठे। पापा, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। आप इसे सिर पर चढ़ा रखे हैं। कुसुम ने अपना पासा फेंका। मैं भी देखता हूँ कैसे जाती है बाहर। पापा, मुझे मत रोकिए। आप लोग किस जमाने में हो? बहुत सह लिया मैंने, बस अब और नहीं। ऐसे बात करते हैं अपने पापा से? माफी मांग। आरती चिल्लाई। किस बात की माफी? गलत आप कर रहे हो मेरे साथ। हम गलत कर रहे हैं? अरे करमजली, पैदा होते ही मर जाती तो ये दिन देखना ना पड़ता। माँ पैदा होते ही मार देती तो ये दिन मुझे भी नहीं देखना पड़ता। पर अब और नहीं, इससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो तू जाना चाहती है? ठीक है, जाना है तो जा, पर एक बात याद रखना, आज से इस घर से और हम सबसे तेरा कोई नाता नहीं। नैन की आंखों में आंसू थे। ये मेरे अपने हैं। ये कैसे अपने हैं जो मेरा दर्द नहीं देख पा रहे? मुझे अपने इशारों पर रखकर ये मेरा भला करने का झूठा दिखावा करते हैं। ठीक है पापा, आपकी यही मर्जी है तो यही सही। नैन ने अपने डॉक्यूमेंट्स लिए और कुछ कपड़े लेकर वो घर से निकल गई। अगल बगल की औरतें जो कान लगाए इस नाटक का लाइव टेलीकास्ट देख रही थी, उन्हें तो बड़ा मजा आ रहा था। और मोहल्ले के जो लड़के अभी जवान हुए थे, वो भी छत से नैन को निगाह भर के देख रहे थे। नैन अपनी किस्मत का फैसला समझ उस जंजाल से निकल चुकी थी, पर उसने उसे जंजाल समझा था वो तो कम ही था। अभी तो बस नैन की जिंदगी का बवंडर शुरू हुआ था। आगे ऐसे ऐसे तूफान उसकी राह में थे जिनसे बचना उसके बस में नहीं था। घर से निकल जाना एक बात है, पर जब पता ही ना हो घर से निकल के जाना कहाँ है तो होश ठिकाने आ जाते हैं। नैन घर से तो निकल गई, पर उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाए। सबसे पहले उसे एक नौकरी की जरूरत थी, पर बड़े बड़े स्कूलों में डिग्री के साथ साथ अनुभव की भी जरूरत पड़ती है, और नैन के पास तो अभी कायदे की डिग्री भी नहीं थी। फिर भी अब जब बगावत कर ही ली तो डरना क्या। नैन सबसे पहले 1-2 स्कूल में गई, पर कहीं भी उसे अच्छी जॉब नहीं मिली। अभी वो स्कूल से बाहर निकल ही रही थी कि चपरासी ने उसे रोक लिया। मैडम, आप जॉब ढूंढ रही है? जी, तो आप ये लीजिए, यहाँ जाकर बात करिए, आपके लायक नौकरी मिल जाएगी आपको। नैन ने देखा वो किसी ऑफिस का पता था। नैन फटाफट उस ऑफिस वाली जगह पर पहुंच गई। वहां नैन को जॉब मिल गई। काम क्या था? बस एक रिसेप्शन की जॉब थी, जहां सज धज के खड़ा रहना था और लोगों को अपनी तरफ लुभाना था। नैन के लिए ये सब नया था, पर कुछ तो करना ही था। जॉब मिल गई थी, जिससे नैन के अंदर एक नया आत्मविश्वास आ गया था। पढ़ाई के बाद ऐसी पहली बार वो जॉब करने वाली थी। कहाँ वो शादी के बाद घर संभालने वाली थी, कहाँ किस्मत का फेर उसे यहाँ ले आया था। नौकरी के बाद अब बारी थी घर ढूंढने की, क्योंकि अपने माँ बाप का घर तो वो छोड़ ही आई थी। अगले दिन से नौकरी की शुरुआत करनी थी। ऐसे में उसके पास काफी समय था घर देखने के लिए। वो घर पता करने के लिए कई जगह पर गई। कई लोग उसके माता पिता के पहचान के थे। सबने उसे घर देने से मना कर दिया। जो नहीं जानते थे वो अकेली लड़की को घर नहीं देना चाहते थे। कुछ भी करके नैन को घर किराए पर नहीं मिल पा रहा था। कहीं कहीं आदमी निकल जाते और नैन से प्यार से बातें करते तो उनकी बीवियां आकर नैन को भगा देती थी। पहली बार नैन को पता लगा था कि घर से बाहर निकलकर रहना वास्तव में कितना मुश्किल है, और क्यों एक औरत को हमेशा एक पुरुष की जरूरत होती है अपनी सुरक्षा और उसके साथ के लिए।
नैन के साथ रहने वाले पुरुष ने तो अपनी कमजोरी के चक्कर में खुद को खत्म किया और साथ में नैन की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। खैर रात बढ़ रही थी पर नैन को कहीं भी मकान नहीं मिल पा रहा था। सब जगह की खाक छानते हुए वो अपनी सहेली अलका के दरवाजे पर पहुंच गई। दोनों सहेलियां मिलकर काफी खुश हुई। नैन की बात सुनकर अलका ने उसे अपने घर का एक कमरा किराए पर दे दिया। अलका घर में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। नैन को वहां रुकने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। वहीं उसने अपना सामान जमा लिया और नैन की खोज मकान की पूरी हो गई। मकान तो मिल गया था पर अब आगे जो जो कठिनाइयां आने वाली थी नैन उन सबसे काफी अनजान थी। अलका ने नैन को अपने ही घर खाने को बोल दिया। साथ ही उसके दोनों बच्चों को पढ़ाने का काम भी अलका ने नैन को दे दिया। नैन खुश थी, उसके पास काम था। दिन रात रोने से कहीं अच्छा है कि काम में खुद को व्यस्त रखना। नैन ने अगले दिन से ऑफिस ज्वाइन कर लिया, जहां उसे लोगों को अपनी खूबसूरती से इम्प्रेस करना था, जिससे वो बार बार उस ऑफिस में आने के लिए मजबूर हो। नैन के लिए सब कुछ नया था। ऑफिस के मालिक मिस्टर जगताप मखीजा को नई नई खूबसूरत लड़कियां पसंद थी। उसकी कंपनी में ज़्यादातर स्टाफ लड़कियां ही थी। नैन पहले दिन साड़ी पहन के गई। नैन को देख के बाकी लड़कियां काफ़ी मजाक बनाने लगी थी उसका। पर्सनली मखीजा ने उसे अपने कैबिन में बुलाया और अगले दिन से कुछ अच्छा पहन के आने को कहा, जैसे बाकी लड़कियां पहनती थी। नैन को दुनियादारी की कोई खास समझ नहीं थी। वो बस उतना ही जानती थी जितना उसके घर वालों ने बताया। अब जब वो बाहरी लोगों के संपर्क में आई तो उसे कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना सही है और क्या गलत। नैन ने मखीजा की बात मान ली। उस दिन तो जैसे तैसे उसने ऑफिस में काम किया, पर आने जाने वालों की नज़र और टपकती लार देख के उसे खुद से ही घिन आ रही थी। घर पर तो सिर्फ एक आदमी मिला था, यहाँ तो हर दूसरा आदमी उसी तरह का है। किसी तरह नैन ने अपना काम सीखा और वापस अपने किराए के कमरे में आ गई। अलका उसे चाय देने आई तो पूछने लगी क्या क्या काम रहता है। नैन ने उसे जो काम था ठीक ठीक बता दिया। नैन के काम की बात सुनकर अलका के मन में एक गांठ पड़ गई। भले घर की लड़की कही जाने वाली नैन के लिए अलका के मन में अब मानो जहर घुल गया था। यह अच्छा था कि अलका का पति रमन वहाँ नहीं रहता था। वो कभी कभी घर आता था। मार्केटिंग में काम करने के चलते वो पूरा समय घर पे नहीं रहता था। अभी अलका ने नैन से कुछ कहा तो नहीं, पर मन ही मन उसे भगाने के बारे में सोचने लगी थी। दिन बीत रहे थे। नैन अब ऑफिस जाती तो कभी जींस कुर्ती, कभी जींस टॉप, कभी जींस शॉर्ट भी पहन लिया करती। ऑफिस का काम तो ठीक था, मखीजा ने या किसी ने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की थी। नैन अलका के बच्चों को भी पढ़ाया करती थी। कुल मिला के नैन की जिंदगी पटरी पर आ गई थी। नैन जब जाती तो मोहल्ले के लोग उसे घूर घूर कर देखते। अगर थोड़ी सी भी रात हो जाती तो लोगों का शक बढ़ जाता कि जरूर ये कोई गलत काम करती होगी। और इसी तरह मोहल्ले के लोग अलका से नैन की शिकायत करने लगे कि इसकी वजह से मोहल्ले के बच्चे बिगड़ रहे हैं, मर्द पर गलत असर पड़ रहा है। तू पछताएगी अलका, निकाल दे उसे घर से। पर अलका कुछ सोचती फिर नैन से कुछ ना कहती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आज नैन को उसकी पहली तनख्वाह मिली थी। वो बहुत खुश थी। घर आई तो अलका नहीं थी। उसने बच्चों को चॉकलेट दी, फिर किचन में जाकर चाय बनाने लगी। तभी पीछे से किसी ने आकर उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। ये रमन था। रमन भी चौंक गया। तुम कौन हो तुम? तभी अलका किचन में आ गई। क्या हो रहा है यहाँ? आप दोनों यहाँ इस तरह? हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं अलका, तुम गलत मत समझो। वो तो दिख ही रहा है। अलका ने कहा कुछ नहीं, पर साफ दिख रहा था कि उसके अंदर कितनी नफरत है। अलका ने रमन को नैन के बारे में सब कुछ बताया और फिर नैन के पास जाकर बोली, देखो नैन, इतने दिन मैंने तुम्हें अपने साथ रखा, पर समाज को तुम जानती ही हो। मैं अब और तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। तुम अभी की अभी ये घर छोड़ के चली जाओ। कहाँ नैन ने सोचा था आज वो सबके साथ अपनी खुशियाँ बांटेगी, और कहाँ ये सब। नैन की आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। जब अपनों ने दुत्कार दिया तो ये तो फिर भी। उसने अपना सामान लिया, फिर अलका के पास गई जहाँ रमन भी था।
सॉरी नयनतारा, मुझे लगा वहाँ अलका है, सिर्फ इसी वजह से। कोई बात नहीं भैया। अलका ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। बच्चे आकर नैन से चिपक गए। नैन ने किराए के पैसे अलका को दिए और अपने सामान लेकर निकल गई। बिना जाने कि अब कहाँ जाना है, नैन अपना सामान लेकर एक सस्ते होटल में चली गई। होटल रूम में अपना सामान रख के वो बिस्तर पर लेट गई। उसे हल्की भूख लगी थी तो उसने अपने लिए एक कॉफ़ी और कुछ खाने के लिए मंगा लिया। वहीं खा के वो सो गई। रात 12 बजे जोर जोर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया तो नैन की डर से हालत खराब हो गई। उसने उठ के दरवाज़ा खोला तो बाहर पुलिस खड़ी थी। पकड़ो इसे। पर मैंने किया क्या है? साली कुतिया, यहाँ देह व्यापार करते शर्म नहीं आती? बोल रही है मैंने किया क्या है? ले चलो इसे। नैन ने देखा उसकी तरह 10-15 लड़के लड़कियों को पुलिस की गाड़ी में बैठाया जा रहा है। चिल्लाने या कुछ भी बोलने पर पुलिस कुछ सुनने वाली नहीं थी। नैन अब एक धंधे वाली की हैसियत से पुलिस स्टेशन में बैठी थी। सब बैठ जाओ और तब तक यहीं सड़ो जब तक कोई आ नहीं जाता जमानत के लिए। क्या साहब, हमारी जमानत कौन करेगा? कुछ ले देकर जाने दो ना। साली पुलिस को रिश्वत देगी। लेडी कांस्टेबल ने लड़की को एक चांटा जड़ दिया। नैन चुपचाप खुद में सिमटी बैठी थी। क्या जमाना आ गया है, अब भले घर की लड़कियां भी ये सब करने लगी है। क्या रे, तू कहाँ से इस धंधे में आ गई? नैन ने कोई जवाब नहीं दिया। सभी लड़कियों को एक साथ हवालात में बंद कर दिया। वहाँ की मलमूत्र की बदबू और उन धंधे वालियों की बातें सुनकर नैन को मरने का जी चाह रहा था। अपनी आंखों में आंसू समेटे वो भगवान से मौत मांग रही थी। अगली सुबह पुलिस ने ज्यादातर लड़कियों को पैसे लेकर छोड़ दिया। नैन ने एक कॉल करने को कहा तो पुलिस वाला उसे आंख मारते हुए बोला, नेता को मत कर देना, और फिर हंसने लगा। नैन ने मखीजा को कॉल किया। उसने नैन की पूरी बात सुनी और फिर उसकी जमानत कराने वहां आ गया। पुलिस से बातचीत करके उसने नैन को वहां से बचा लिया। होटल सील था पर वहां नैन का सामान था। वो लेकर मखीजा नैन को अपने फार्म हाउस पर ले आया। इधर सुबह के पेपर में जो खबर छपी थी वह नैन के पापा ने भी पढ़ी। घर पर उन्होंने सबके सामने नैन की फोटो पर माला चढ़ा दी। गुस्से में आरती भी उन्हें नहीं समझा पा रही थी। बस ये लड़की मेरे लिए अब हमेशा के लिए मर गई, चरित्रहीन। पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई थी? कुल का नाम डुबो दिया इसने, करमजली। नैन का रोते रोते बुरा हाल था। मखीजा उसे रहने की जगह दे रहा था, इसलिए उसकी बात मानना भी नैन के लिए जरूरी था। देखो नयनतारा, जो कुछ भी हुआ है उससे अब तुम पहले की तरह काम तो कर नहीं सकती। हर जगह थू थू हो रही है तुम्हारे नाम की। अब या तो तुम ये शहर छोड़ दो या फिर, नैन ने उसकी तरफ देखा, या फिर मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें घर, पैसा सब कुछ दूंगा। पर आपकी तो बीबी है ना। तो क्या हुआ, सोच लो फिर बताना। मखीजा चला गया था पर नैन की जिंदगी नरक बन चुकी थी। जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मखीजा के जाने के बाद नैन खूब रोई। जिस वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया, जिस वजह से लोग उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, सब कुछ याद करके उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। अभी उम्र ही क्या थी उसकी, ढंग से 30 की भी नहीं हुई थी। ऐसे में अपने से 20 साल बड़े मखीजा से शादी करने का वो सोच भी नहीं सकती थी। नैन के लिए एक एक पल अब भारी हो रहा था। मखीजा के पास पैसा था, घर था, इज्जत थी, पर वो आदमी मेरा पति बनने लायक तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती। जो भी हो जाए मुझे हालातों से लड़ना ही पड़ेगा। नैन ने उठ के पहले फार्म हाउस का मुआयना किया। बड़ा सा फार्म, किनारे खेत थे, खाली खाली से। बाहर एक गार्ड था और पूरा घर खाली था। नैन ने एक बार फिर अंधे कुएं में छलांग लगाने की ठान ली थी। उसने सोच लिया था वह अपनी इज्जत इस तरह मखीजा के सामने उतरने नहीं दे सकती। लोग जो सोचते हैं सोचे। जब उसने कुछ किया ही नहीं तो अपनी नज़रों में हमेशा के लिए गिरने से अच्छा जब तक जीना है लड़के जिए। एक नए विश्वास से नैन जगमगा गई थी। उसने फौरन अपना बैग खोला। बस 2-4 कपड़े एक पर्स में भरे और अपना आईडी और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखे। जब पैसों को ढूंढना शुरू किया तो वहाँ उसकी सैलरी का 1 रुपया नहीं था।
अब तक जिन रुपयों के बल वो यहाँ से जाने को तैयार थी वही गायब थे। नैन ने सारा सामान वहीं फेंक दिया, बस जरूरी चीजें रखी। उसे जोरों की भूख लगी थी, पर अब किया क्या जाए। वो मखीजा के फार्म हाउस के किचन में गई। वहाँ कुछ बिस्किट के पैकेट थे। जल्दी से नैन ने एक बिस्किट का पैकेट खोला और खाना शुरू कर दिया, मानो जन्मों की भूखी हो। बिस्किट खा के उसने पानी पिया और एक बोतल पानी भर के अपने पास रख लिया और बचे हुए बिस्किट भी उसने अपने पर्स में ठूस लिए। वो किचन में कुछ और ढूंढती, तब तक किसी के आने की आहट हुई। नैन छुप गई। गार्ड अंदर कुछ चेक करने आया था। नैन को लगा कहीं मखीजा ने तो उसके ऊपर नजर रखने के लिए ऐसा तो नहीं किया। नैन झटपट वहां से उठी और बाहर निकल आई। ना रास्ता मालूम, ना ये पता कि कहाँ जाना है। वो जोरों से भाग रही थी, मानो वो सीधे अपने गंतव्य पर जाकर रुकेगी। लोगों से पूछती हुई वो स्टेशन पहुंच गई। वहां ट्रेन के बीच उसे समझ नहीं आया वो कहाँ जाए। वो एक ऐसा बच्चा बन गई थी जिसके माँ बाप ने उसे एक मेले में खो दिया हो। नैन ने अपने कानों के बूंदे निकाल के बेच दिए और मुंबई की टिकट लेकर उसी में सवार हो गई। ट्रेन में बैठने वाले ज्यादातर लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे, कपड़ों की वजह से नहीं बल्कि अकेली होने की वजह से। डर और खौफ नैन की आंखों में झांक रहे थे, पर उसकी परवाह करे बगैर नैन खिड़की से बाहर सिर निकालकर बैठी थी। ये कैसी दुनिया है। आज उसके इस तरह जाने पर कोई दुखी होने वाला, रोने वाला तक नहीं था। मेरे माँ बाप भी नहीं। नैन खिड़की से आते जाते रास्तों को ताकती रोती रही। बचपन की अपनी सारी हरकतें, माँ बाप का प्यार, बहनों के साथ बिताए पल, फिर शादी का दिन, नीरज के साथ बिताए दिन और वो मनहूस दिन जब नीरज ने आत्महत्या की। हर एक याद नैन को झकझोर रही थी। 2 दिन लगे थे। ट्रेन मुंबई पहुंच चुकी थी। नैन के पास ना पैसे थे ना ही कुछ खाने को। ट्रेन में जैसे तैसे उसने कभी चाय कभी ब्रेड पर दिन गुजार लिए थे, पर अब काम मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि बिना काम के वो अब ज्यादा दिन जी नहीं सकती थी। इंसान हर जख्म, हर दर्द सह सकता है, पर पेट की भूख और प्यास नहीं बर्दाश्त कर सकता। स्टेशन पर उतर के नैन को समझ नहीं आया वो कहाँ जाए। तभी उसने पुलिस को देखा। उसका रोए रोए डर से कांप उठा। पुलिस अब उसकी नज़र में मददगार नहीं बल्कि डर के रूप में आ गई थी। नैन सबके साथ भीड़ में घुस गई। जिधर भीड़ बढ़ रही थी बस उधर ही नैन भी बढ़ रही थी। पूरा दिन बीत गया था। नैन को कुछ खाने को मिला था, ना ही कुछ काम। वो वहीं स्टेशन के बाहर सड़क के किनारे बैठ गई। तभी एक भिखारी ने आकर उसे भगाना शुरू कर दिया। निकल यहाँ से, ये अपना इलाका है, भाग, चल भाग। नैन वहाँ से उठ के वापस स्टेशन पर आ गई और एक बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। आज पहली बार उसे लगा कि घर से बाहर निकलकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो उस पंछी की तरह थी जिसे बचपन से बड़े होने तक पिंजरे में पाला जाता है, जिसे वो खुले आसमान में उड़ना भूल जाता है और एक वक्त पर पिंजरा खोलकर पंछी को उड़ा दिया जाता है कि अब वो खुले आसमान में उड़े। पर होता क्या है, पंछी या तो मर जाता है या किसी का शिकार बन जाता है। आज यही हाल नैन का भी हो गया था। वो उसी पंछी की तरह अपने पिंजरे से निकल तो आई थी, पर अब खुले आसमान में उड़ने का ना तो उसे पता था, ना ही वो ये जानती थी कि आसमान से नीचे की तरफ भी शिकारी उस पर घात लगाए बैठे हैं। सब सोचते सोचते नैन को नींद आ गई और वो वहीं बेंच पर ही सो गई और सपने में देखती है कि उसकी माँ आरती उसके सिरहाने खड़ी उसे घर वापस बुला रही है। नैन की आंख खुल गई। उसके सिरहाने एक औरत खड़ी थी, पूरी सजी संवरी। तू तो बड़ी सुंदर है, यहाँ क्यों सो रही है? तेरे पति कहाँ है? नैन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जान गई थी कि ये वही लोग हैं जो अपना देह बेच के पैसे कमाते हैं। नैन खुद के दर्द को भूलकर उस औरत को नफरत से देखने लगी। वो औरत कोई 40 की रही होगी। ऐसे क्या देख रही है? चाय पिएगी? नैन ने हाँ में सिर हिला दिया। फौरन वो स्टेशन की दुकान से 2 चाय और एक बड़ा पाव ले आई और नैन को दे दिया। अभी तक उस औरत के काम से जो नफरत नैन के मन में जगी थी, अब उसकी जगह एहसान आ गया था। नैन ने उससे वो चाय ले लिया और चाय पीकर, बड़ा पाव खाकर उसकी जान में जान आई। तब वो औरत उसे देखते हुए बोली, तू चाहे तो मेरे को
अपना दुख बता सकती है। मैं भी ऐसे ही स्टेशन पर खो गई थी, पर तू तो भले घर की लग रही है। नैन ने हल्का मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा बुरा घर मुझे नहीं पता, पर मैं खोई नहीं हूँ, बल्कि खुद अपना घर छोड़ के आई हूँ। और अपनी पूरी कहानी उस औरत को बता दी। उस औरत का नाम चंपा था। देखो नैन, मैं तेरे को ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती, पर हाँ, तू मेरी खोली में रह सकती है जब तक तू चाहे। ये दुनिया ना हम औरतों को जीने नहीं देती। तू सही करेगी तब भी उंगली उठेगी, और गलत करेगी तब भी उंगली उठेगी। पर अभी ये सब सोचने बैठेगी तो जी नहीं पाएगी। चल मेरे साथ चल। ये स्टेशन पर रही ना तो कोई ना कोई तेरे को अपना शिकार बना लेगा। यहाँ किस चेहरे के पीछे भेड़िया छिपा बैठा है तेरे को नजर नहीं आएगा। नैन को कहीं तो जाना था। वो चंपा के साथ उसी की खोली में चली गई, तब तक के लिए जब तक कि वो कुछ कमाने लायक नहीं हो जाए। नैन चंपा के साथ उसकी खोली में आ गई थी। घर क्या था, बस एक पिंजरा नुमा डब्बा था। मुंबई की एक झुग्गी में जहाँ हजारों ऐसे ही पिंजरे बने हुए थे। चंपा ये काम करती जरूर थी, पर वो अपनी मर्जी और पैसों की वजह से इस काम में आई थी। रोज का कमाना खाना उसका पेशा था। भले ही उसका काम निहायती ही गिरे दर्जे का था, पर उसका दिल उन तमाम अमीर जादों से अच्छा था जिनकी नज़र में इंसानियत का कोई मूल्य नहीं था। तेरे लायक तो नहीं, पर मेरी औकात इतनी ही है। नैन की आंखों में आंसू आ गए थे। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी दुनिया में तुम पहली हो चंपा जिसने मुझे जीने की उम्मीद दी है, वरना मैं तो अब हार मान चुकी थी। तुम परेशान मत हो, यहाँ रहो जब तक रहना चाहो। नैन की जिंदगी अब एक नए डरे पर आ गई थी। अगले दिन से नैन ने एक नई दुनिया को देखा था, जिसमें उसकी जिंदगी का दर्द कुछ भी नहीं था। आसपास की ज्यादातर औरतें गरीब और लाचारी में अपनी जिंदगी काट रही थी। पति से रोज मार खाना, दो दो रोटियों के लिए सिग्नल पर भीख मांगना। यहाँ की जिंदगी नैन के लिए आंख खोलने वाली थी कि उसने जो सहा उससे ज्यादा दर्द फैला है इस दुनिया में। कुछ औरतें चंपा की ही तरह देह व्यापार करती थी। जब खाने को दो कौर भोजन और पीने को पानी ना हो तो इंसान सब कुछ बेच सकता है, फिर चाहे वो अपनी देह ही क्यों ना हो। चंपा के साथ रहते नैन को 2 दिन बीत गए थे। रात के वक्त चंपा बाहर चली जाती और सुबह आती। जब आती तो घर के लिए राशन लाती। चंपा ने एक बार भी नैन को कुछ बुरा भला नहीं बोला था, पर आसपास के आदमी नैन को खा जाने वाली नजर से देखते। चंपा उसे घर पे रहने की हिदायत देकर जाती थी, पर ऐसे कब तक बीत सकता था। आज नैन ने फैसला किया कि वो अपनी डिग्री के बलबूते कुछ करेगी। क्या फायदा इतना पढ़ लिख के जब वो अपनी पढ़ाई से कुछ कमा ही ना पाए। पर मुंबई जैसे महानगर में नौकरी ढूंढना इतना भी आसान नहीं था। नैन को अच्छे से अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता था। कुछ दिन मखीजा के साथ काम करके उसने जो अनुभव पाए थे वो भी इतने अच्छे नहीं थे, फिर भी कुछ करना जरूरी था। कुछ शोरूम में पूछने पर एक जगह उसे सेल्स गर्ल की नौकरी मिल गई थी। ये जगह चंपा की खोली से काफी दूर थी, पर नैन को कुछ करना भी जरूरी था। वो पहले से ही एक बेसहारा औरत के ऊपर बोझ बन के नहीं रह सकती थी। शोरूम नया था, इसलिए सैलरी भी ज्यादा नहीं थी, पर नैन को मंजूर था। अगले दिन से उसने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। चंपा भी खुश थी कि एक लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। आसपास की औरतें भी नैन को अब एक अच्छे नज़र से देखती थी, पर आदमियों की नज़र अब भी उसकी खूबसूरती और देह पर अटकी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। लगने लगा था सब सही हो गया है। नैन की जॉब भी ठीक से चल रही थी, पर नैन पैसे नहीं बचा पा रही थी, क्योंकि आने जाने में ही काफी पैसा खर्च हो जाता था। उसने ऑफिस के पास ही कमरा लेने का सोच लिया और चंपा को भी अपने साथ ले जाने को राजी कर लिया। चंपा नैन की खुशी के लिए तैयार हो गई, पर उसे पता था कि ऐसे वो कहीं और साथ नहीं रह सकती। हुआ भी वही। नैन चंपा के साथ जहाँ भी कमरे देखने जाती, सब उन्हें गलत समझकर कमरा देने से मना कर देते। नैन नहीं समझ पा रही थी, पर चंपा ने उसे समझाया। ये वो ज्यादातर लोग हैं जो रात को तो हमें अपने पास आने के पैसे देते हैं और दिन में हमारी शक्ल से भी नफरत करते हैं। तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ नैन, कभी कभार मिलने आ जाया करना। नैन चंपा का साथ छोड़ना तो नहीं चाहती थी, पर अब जरूरी था अलग होना।
नैन ने ऑफिस के पास ही एक कमरा ले लिया था। अब वो काम करती और अपना पैसा भी बचाती थी। नैन को लगने लगा था कि उसकी जिंदगी अब पटरी पर आ गई है, पर अभी असली खेल जिंदगी का बाकी ही था। नैन जिस शोरूम में काम करती थी, वहाँ के मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर वरुण कपूर, उनकी नज़र नैन के ऊपर ही रहती। न जाने क्या था जो उसे नैन की तरफ खींचा करता। नैन इन सब बातों से अनजान अपना काम करती रहती। धीरे धीरे वरुण को नैन काफ़ी आकर्षित करने लगी, जबकि नैन को पता ही नहीं था कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। वरुण कपूर आते जाते काम करते, हर वक्त नैन पर नज़र रखता। काम करते करते नैन को 6 महीने हो गए थे। आसपास की कुछ औरतों से नैन की दोस्ती भी हो गई थी, पर सब उसके भूतकाल से अनजान थे। कुछ दिनों से नैन ने नोटिस करना शुरू किया कि एक काली कार उसके घर के बाहर खड़ी रहती है। नैन के मकान मालिक, जो कि पंजाबी थे, वो कभी कभार नैन से पूछ लेते कि कोई दिक्कत तो नहीं। उस दिन नैन के ऑफिस से आने के बाद वो कार काफ़ी देर तक खड़ी रही, तो नैन के मकान मालिक ने उससे पूछताछ की, पर नैन को नहीं पता था। धीरे धीरे नैन ऑफिस में भी नोटिस करती कि कोई नज़र उस पर घूम रही है। वरुण कपूर को अपनी तरफ देखता देख वो थोड़ी सोच में पड़ जाती। ठंड का मौसम शुरू हो गया था और शोरूम में काफ़ी चहल पहल थी। उस दिन क्रिसमस था और नैन भी बच्चों को देख काफ़ी खुश थी। जिस दिन वरुण कपूर नैन के पास आई, पहली नज़र में नैन को भी नहीं पता चला कि ये आदमी इतना उम्र दराज है। वरुण कपूर ने नैन को भी बाकी स्टाफ की तरह अपने घर डिनर के लिए बुलाया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। वरुण कपूर की मुस्कान में कुछ तो था, ये बाकी आदमियों जैसे नहीं था। तभी स्टाफ के बाकी लोग भी नैन से बातें करने लगे कि सर बहुत अच्छे हैं और डिनर पे जाना है। ये सब बातें होने लगी। नैन भी खुश थी। अब उसकी जिंदगी सच में एक नई दिशा की तरफ बढ़ गई थी। रात को सबको वरुण कपूर के यहाँ डिनर पर जाना था, इसलिए नैन ने भी एक कॉटन की साड़ी पहनी और कान में छोटे से बूंदे पहन के बिल्कुल सिंपल तरीके से वरुण के घर जाने को तैयार हुई। सभी को लेने के लिए ऑफिस की ही गाड़ी आई थी। सबके साथ नैन भी वरुण कपूर के घर गई। अच्छा घर था, घर क्या बंगला था। वरुण कपूर की बीवी मालकिन बहुत ही खूबसूरत और सभ्य महिला थी। उसने सभी से काफ़ी अच्छे से बात की और सभी ने अच्छे से डिनर किया। और इन सब के बीच एक नज़र थी जो नैन के पीछे पड़ी थी। बातें करते करते ही नैन को वरुण कपूर के बारे में पता लगा। वो नैन से 10 साल बड़ा था। देखने में वो नैन का हम उम्र ही लगता था, पर कुछ तो था उसकी नज़रों में। नैन डिनर के बाद ऑफिस की पार्टी से घर आ गई थी। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो सब कुछ काफ़ी बदला बदला था। सारे स्टाफ के लोग उसे बधाई दे रहे थे। नैन को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ आखिर। थोड़ी देर में उसके साथ काम करने वाले लोगों ने बताया कि उसका प्रमोशन हो गया है। अब वो नॉर्मल सेल्स गर्ल नहीं बल्कि सभी सेल्स गर्ल की मेन हेड बना दी गई है। नैन को यकीन नहीं हुआ कि इतनी जल्दी उसका प्रमोशन हो गया। वरुण कपूर भी उसके पास आए और नैन को बधाई दी। वरुण कपूर की नज़र में न जाने क्या कशिश थी। नैन भी उनकी तरफ आकर्षित हो रही थी। मिस नैनतारा, आपके काम से हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आपके कस्टमर से डील करने की स्किल काफ़ी अच्छी है। इस वजह से आप ये पोस्ट डिजर्व करती है। थैंक्स सर। डोंट कॉल मी सर, जस्ट वरुण। जी। नैन अपने काम में लग गई। वरुण कपूर के वहाँ जाने के बाद कुछ लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे। बड़ी आई हेड बनने वाली, हम तो इससे पहले से काम कर रहे हैं, हमें तो हेड नहीं बनाया। ऐसा क्या किया खास इसने? मुझे तो लगता है बॉस को खुश कर दिया इसने। नैन उनकी बातें सुन काफ़ी उदास हो गई, फिर भी अपने काम में लगी रही। पूरा दिन कोई ना कोई उसके बारे में उल्टी सीधी बात कर ही देता, पर नैन उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। पर हद तो तब हो गई जब नैन से पहले जो लड़की हेड थी उसने गुस्से में नैन के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। काफ़ी लोगों के समझाने पर वो चुप हुई, पर वही सारी बातें जो पिछले जीवन में घटी थी कहीं ना कहीं यहाँ भी दोहरा रही थी खुद को। शाम को नैन ऑटो लेकर घर जा रही थी कि वरुण अपनी कार लेकर उसके पास आ गया। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊँगी। अगर नहीं मन तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है सर,
नैन वरुण की कार में बैठ गई। दैट्स गुड, तुम कहाँ से हो? एक बार के लिए नैन डर गई कि कहीं मेरे अतीत का कुछ तो नहीं पता। डोंट वरी, ऐसे ही पूछा। तुम काफ़ी शांत रहती हो, ज़्यादा बोलती नहीं। नहीं सर, बस ऐसे ही। फिर से सर। वरुण बोलो, पार्टी में तुम काफ़ी अच्छी लग रही थी। वरुण की तारीफ से नैन को अच्छा तो लगा, पर आदमी जात पर उसका भरोसा उठ चुका था, इसलिए कुछ भी सोचना उसके लिए बिल्कुल सही नहीं था। तुम्हारी कस्टमर डीलिंग की वजह से काफ़ी कस्टमर बार बार आते हैं, इसी वजह से तुम हेड की पोस्ट के लिए परफेक्ट लगी मुझे। थैंक्स सर। फिर सर। सॉरी थैंक्स वरुण, ये सही लगा मुझे। अगर बुरा ना मानो तो कॉफ़ी हो जाए। आज नहीं वरुण जी, मुझे थोड़ा काम है। ओके, जब तुम कहो। नैन का घर आ गया तो वो उतर कर चली गई। वरुण उसे काफ़ी देर तक देखता रहा। इधर नैन के मकान मालिक ने नैन को उस आदमी के साथ आते देखा तो उनकी भी आंखें ऊपर चढ़ गई। धीरे धीरे ही सही, नैन और वरुण दोस्त बन गए थे। ऑफिस में जब भी जो कहे, पर दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं था जिसे गलत कहा जा सके। पर जमाने की नज़र में एक लड़का लड़की दोस्त हो भी नहीं सकते। पहले कुछ लोग ही नैन के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, अब सब उसे गलत बोलने लगे थे। सबको लग रहा था वरुण और नैन के बीच कोई ना कोई बात तो है, वरना पूरे ऑफिस में वरुण केवल नैन को ही इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देता है। पर यह बात सबसे ज़्यादा उस लड़की को काट रही थी जो नैन के पहले हेड थी। उसने नैन के बारे में पता लगाने की ठानी। इस बीच वरुण और नैन मिलते कॉफ़ी पीते। अब हर संडे दोनों का साथ बीतने लगा। कभी नैन जब मालकिन के बारे में पूछती तो वरुण कहता कि मालकिन और उसके बीच कुछ भी नहीं, शादी हुई पर मन ना मिलने की वजह से वो दोनों अब तक बस साथ है, पर प्यार नहीं है उन दोनों के बीच। नैन को समझ नहीं आता वो इस बात पर खुश हो या नाराज, पर जो भी था नैन को वरुण अच्छा लगने लगा था। पहली बार उसे कोई ऐसा मिला था जिस पर वो भरोसा कर सकती थी। इधर नैन के ऑफिस की नैन पर नज़र भी रखती, साथ ही साथ वरुण और नैन की तस्वीरें भी निकालती जिससे वो बदनाम कर सके। 2 महीने निकल गए थे। नैन की लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई थी। एक घर था, जॉब थी, चंपा थी उसकी सबसे अच्छी दोस्त, और अब वरुण भी था। नैन को लगता कि वरुण कितना अच्छा है और कितना गलत हुआ उसके साथ। उसकी बीवी है पर दोनों के बीच प्यार नहीं। दुनिया में सब इतना अजीब क्यों है। पर अब नैन और वरुण एक दूसरे के साथ थे। नैन की तरफ से ये दोस्ती थी, पर वरुण की नज़र में न जाने क्या था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि अब वरुण नैन के घर भी जाने लगा था। यूं तो दोनों के बीच दोस्ती का ही नाता था, पर वरुण की आंखों में नैन को अपने लिए प्यार नजर आता था। पर एक अकेली औरत की जिंदगी में सब कुछ इतना अच्छा नॉर्मल हो ही नहीं सकता। फिर जब वो विधवा हो और इतने सारे पड़ाव से गुजरी हो, और वो मनहूस दिन आ ही गया। आज संडे था और हर बार की तरह वरुण नैन के साथ उसके घर गया था। चाय नाश्ते के बाद बातचीत करते करते वरुण ने नैन को इधर उधर छूने की कोशिश की। नैन जब तक कुछ समझती तब तक वरुण उसकी तरफ झपट पड़ा था। नैन ने आओ देखा ना ताओ, बस भाग के गेट खोला और बाहर निकली तो बाहर मालकिन खड़ी थी। नैन को यूं बदहवास देख और अंदर पीछे की तरफ वरुण को देख वो आग बबूला हो गई। आप क्यों मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमने? यहाँ आने का हक सिर्फ मेरे पति को ही दिया है। ये कहते कहते मालकिन घर के अंदर घुस आई। शर्म नहीं आई तुम दोनों को यहाँ ऐसे रंग रलियां मनाते हुए? वरुण तुम्हें एक बार भी मेरा और बच्चे का ख्याल नहीं आया? बच्चे? नैन के लिए एक झटका था। हम दोनों ने जब भाग के शादी की थी तब मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। आप दोनों की लव मैरिज। एक और झटका लगा नैन को। इस धंधे वाली के लिए मुझे धोखा दिया। जबान को लगाम दीजिए मालकिन जी, आपकी हिम्मत। तभी मालकिन ने वो न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें नैन के पुलिस स्टेशन में पकड़े जाने की बात लिखी थी। जो तुम हो मैंने वही बताया, समझी? मेरी अच्छाई है कि पुलिस को अब तक नहीं बताया। तुम्हारे मकान मालिक को तुम्हारी अच्छाई का सबूत दे दिया है। मालकिन वरुण की तरफ बढ़ती कि वो मालकिन के पैर में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। मालकिन ने उसे माफ़ कर दिया और बाहर निकल गई। वरुण भी जाने लगा और जाते जाते उसने नैन से कहा,
छी, धंधे वाली होकर नाटक करती है। ये नैन के लिए सबसे बड़ा झटका था। जिस पर भरोसा किया, अपना समझा, उसने इस तरह का जाल बुना मेरे लिए। नैन का दिल अब दुनिया से फट चुका था। थोड़ी देर में मकान मालिक ने भी उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया। पड़ोस भी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। एक बार फिर जहां से उसने शुरू किया था वहीं उसे जगह आ गई थी, पर अब बर्दाश्त की इंतहा थी। नैन ने अब आत्महत्या का फैसला कर लिया था। दुख दुख और दुख, अब बस बहुत हो गया। जब ये जिंदगी ही नहीं रहेगी तो दुख कहाँ से आएगा। नैन बिना कुछ सोचे मुंबई की सड़कों पर बदहवस बढ़ गई। आने जाने वाली गाड़ियां हॉर्न मार के रास्ता बदल देती, पर जो मरने ही गया हो उसे मौत से क्या डर। पर मरना क्या इतना आसान है। नैन वरुण द्वारा किए गए छल से बहुत ज्यादा हताश हो गई थी और आंखों से गिरते आंसू जो उसकी जिंदगी का दर्द बयां कर रहे थे। तभी एक जोरदार टक्कर और नैन वहीं सड़क पर बेहोश हो गई। रात से अगला दिन आ गया। नैन ने अपनी आंखें खोली। खूब सुंदर सा घर, आलीशान सा, हर तरफ हीरोइंस की फोटो लगी थी। नैन ने उठने की कोशिश की तो हाथ में दर्द हुआ। लेटी रही मोहतरमा। एक 30-32 साल का आदमी जो काफी रईस लग रहा था, हाथ में कॉफी मग लेकर नैन के पास रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। आप, मैं यहाँ। दिमाग पर ज्यादा जोर मत दीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि आप जिस इरादे से बदहवस होकर सड़क पर निकली थी वो हुआ नहीं। आपको कैसे पता? अरे, हम इंसान की उम्र और शक्ल देख के अंदाजा लगा लेते हैं। वैसे जनाब को कबीर खन्ना कहते हैं। और क्या मैं जान सकता हूँ आप मरने के लिए इतनी उत्साहित क्यों थी? नैन ने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर एक आदमी उसके सामने था। नैन कुछ कहती इससे पहले ही एक नैन की ही हम उम्र औरत कमरे में आई। कुछ बताया इन्होंने कबीर? नहीं डोली, अभी तक तो कुछ नहीं। तुम ही पूछो, शायद तुम्हें कुछ बता दे। नैन उठ बैठी। वो औरत डोली काफी गहरे रंग की औरत थी। उसने आकर नैन को उठने में मदद की और नैन को कॉफी देते हुए बोली, तुम कल रात हमारी कार से टकरा गई थी। मैं और कबीर, हम दोनों भाई बहन हैं। कल हम जब अपने काम से आ रहे थे तभी वापसी में तुम मिल गई। पर तुम ऐसे क्यों घूम रही थी? तुम्हारा कुछ सामान भी मिला है। ये देखो, यहाँ है सब कुछ। डॉली ने नैन को उसका सामान दिखाते हुए कहा, पर नैन के मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरा कोई घर नहीं है, नैन ने कहा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इट्स ओके, तुम ठीक हो जाओ फिर चली जाना। वैसे तुम्हारा नाम? नैन तारा। वाह, काफी यूनिक नेम है आपका मोहतरमा। कबीर ने थोड़ा मजाक किया जिससे नैन का मूड सही हो। नैन ने कॉफी ली, पर कॉफी पीते ही उसे फिर नींद आ गई। डोली और कबीर हम उम्र ही थे। दोनों ही अपनी एक कास्टिंग एजेंसी चलाते थे। यही उनका रोजगार था। नैन का पिछली रात उनकी कार से एक्सीडेंट हुआ। इस वजह से दोनों ने नैन को बचाया। ये एक तरह का चमत्कार ही था नैन के लिए, जो इतनी बड़ी रोड पर भी मरने की जगह बच गई थी। दोनों ही नैन को वापस घर भेजने के लिए पता पूछ रहे थे, पर जब नैन ने कह दिया कि उसका कोई पता नहीं है तो दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों अपने काम में लगे थे। इधर नैन को तो आदमियों से नफरत हो गई थी। दुनिया में अब तक मिला हर आदमी उसे छलने ठगने ही तो बैठा था। अब कैसे अपनी जिंदगी में आई इन धोखे को भूल जाए वो। दोपहर हो गई थी। नैन वैसे ही बिस्तर पर लेटी थी। तभी डोली फिर कमरे में आई। नैन तारा, उठ जाओ और कुछ खा लो। नैन उठ बैठी, पर कुछ खाने का मन नहीं हुआ। तभी डोली ने उसे नहाने की सलाह दी जिससे उसे फ्रेश महसूस हो। नैन बस बिना कुछ बोले अपना कपड़ा लेकर नहाने चली गई और बाथरूम में नल खोल के खुद पर पानी गिराती रही। पहले नीरज, फिर पापा, फिर जीजाजी, फिर मखीजा, ऊपर से ये समाज और अब ये वरुण। क्यों बच गई हूँ मैं जिंदा? सिसकियों के बीच नैन यही सोच रही थी। मेरा होना ना होना बेकार है। मैं क्यों दुनिया में आई थी जब मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं जीने का। काफी देर तक नैन रोती रही, सोचती रही। फिर वो बाहर निकली तो उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। डोली समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, पर उसने सहानुभूति दिखाते हुए एक बार नैन से बात करने की ठानी। देखो नैन तारा, मुझे नहीं पता तुम सुसाइड करने क्यों गई थी और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर नैन
इस दुनिया में किसी की भी जिंदगी आसान नहीं है। किसी को पैसे की दिक्कत है तो किसी को परिवार की, किसी के बच्चे नहीं है तो किसी का पति नहीं, पर इंसान जीना तो नहीं छोड़ देता ना। भगवान ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, इसे रोते हुए बर्बाद करने से अच्छा अपने लिए जिया जाए। एक बार को नैन की आंखें चमक उठी, पर दूसरे ही पल उसका अतीत, उसके धोखे उसकी आंखों के सामने आ गए। देखो नैन, तुम घबराओ मत, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो और मुझे बता भी सकती हो अगर मन में हो तो। नैन तारा डोली के पास बैठ गई। आप बहुत अच्छी है दी, मैं आपको दी कह सकती हूँ ना? अरे बिल्कुल नैन। नैन ने अपने दिल को खोलने का फैसला कर लिया था। उसने शुरुआत से लेकर अपनी पूरी कहानी डोली को बता दी। डोली ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। नैन, हिम्मत मत हारो, हम औरतों की जिंदगी में बचपन से ही संघर्ष माया होता है। हर पुरुष एक समान नहीं होता नैन, पर तुम्हारा दुर्भाग्य कि जो पुरुष तुम्हारी जिंदगी में आए सब कमीने ही निकले। पर हम औरतों को उन पर आश्रित होने की जरूरत ही क्या है? जो तुम्हारे साथ हुआ नैन, मैं भी उसकी भुगत भोगी हूँ, इसलिए रात को ही मैंने तुम्हारी आंखें पढ़ ली थी। आप? हाँ नैन, मेरी शादी भी 17 की उम्र में हो गई थी, पर मेरे पति मरे नहीं थे, बल्कि लड़का ना दे पाने की वजह से उन्होंने मुझे 21 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था। मेरे पिताजी को भी बेटियां नहीं पसंद थी, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में जैसे तैसे मेरी शादी करके मुझे विदा कर दिया था। पर पति उनसे 2 कदम और आगे था। शादी के 5 सालों में मैंने नरक की यातना भोगी। जैसे आज तुम सड़क पर मौत की आशा में निकली थी, मैं भी अपने जीवन लीला को समाप्त करने के लिए घर से निकलकर एक अंधेरी रात में घूम रही थी। पर घर से बाहर निकलने का मतलब है खुद ब खुद भेड़ियों के मुंह में जाना। मैंने अपने पति को छोड़ दिया, पर मेरे लिए मायके के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। वो तो अच्छा हो कबीर का, जिसने मुझे उस रात उन दरिंदों से बचाया और अपने घर में शरण दी। कबीर चाहता तो मेरा फायदा उठा सकता था, पर उसके संस्कार ऐसे नहीं थे। उसने मुझे पढ़ने में, खुद नौकरी करने में मदद की, और आज मैं जो कुछ भी हूँ सब कबीर की वजह से है। नैन, ये सब समझाने का मेरा बस एक ही मकसद था कि दुनिया का हर पुरुष गलत नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की गलती के लिए पूरा समाज बदनाम हो जाता है। देखो नैन, तुमने मुझे दी कहा है, इसलिए तुम अब परेशान मत हो और अपनी जिंदगी की नई और बेहतर शुरुआत करो। यही सही मायने में थप्पड़ होगा उन तमाम लोगों के लिए जो हम जैसी अकेली स्त्रियों को चरित्रहीन कहते जरा भी नहीं शर्माते, जब खुद अंदर से अपने चरित्र को नहीं देखते। हाँ दी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं हार नहीं मानूंगी। ये हुई ना बात। चलो नीचे चल के खाना खा लेते हैं, मैं कबीर से तुम्हारे लिए बात करूंगी। जो हुआ वो हुआ, अब और दुख नहीं। अब अपने दुख को सुख बनाने का समय आ चुका है। नैन के अंदर भी आत्मविश्वास आ गया था। डोली की बातें सुन दोनों नीचे आ गई। कबीर पहले से उन लोगों का इंतजार कर रहा था। खाना खाते हुए कबीर से डोली ने नैन के काम के बारे में और घर पर रुकने के बारे में बात की। कबीर को भी कोई आपत्ति नहीं थी, और रही काम की बात तो नैन डोली को असिस्ट करने का काम कर लेगी। डोली मुस्कुरा उठी, पर नैन की आंखों में अब आंसू थे। यह भगवान का ही शुक्र था कि जब भी नैन के सामने कोई मुसीबत आई, भगवान ने मदद के लिए किसी न किसी को हमेशा भेजा नैन के पास। 1 हफ्ते बीत गए थे। नैन डोली और कबीर के साथ काम सीखती और मदद करने की कोशिश करती। कबीर की कास्टिंग एजेंसी थी, ऐसे में कई फोटोग्राफर और मॉडल से उसका मिलना जुलना होता। वो लोग घर पर भी आया करते थे। डोली को कबीर ने अपनी एजेंसी में लगा रखा था, और अब नैन को भी। धीरे धीरे सब सही हो रहा था। कबीर की गर्लफ्रेंड सोफिया भी घर आ जाती थी। कभी कभार वो एक मॉडल थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। तभी एक दिन कबीर से मिलने कोई फोटोग्राफर आया। उसकी उम्र यही कोई 26-27 साल रही होगी। कबीर उस वक्त कहीं बाहर गया था। डोली नहा रही थी तो दरवाजा नैन ने खोला। जी। लड़का बस नैन को ही देखता रह गया। जी बताइए, किससे मिलना है आपको? लड़का बिना कुछ कहे बस खड़ा रहा। तभी डोली बाहर आ गई नहा के। अरे आओ आओ नील। नैन अंदर आने दो नील को। नैन एक तरफ हट गई। नील अंदर आ गया और आते ही डोली से बोला,
ये क्या, आजकल मॉडल को घर पे भी रोकने लगी। नहीं नील, वो मॉडल नहीं बल्कि नयन है। नयन, ये नील है, फोटोग्राफी करता है। नयन नील को बिना देखे अंदर चली गई और 2 गिलास में कोल्ड ड्रिंक दिया, फिर ऊपर आ गई। यार डोली, ये लड़की काफ़ी खूबसूरत है, एक काम करो ना, मैं एक इंडियन साड़ी की सूट कर रहा हूँ, इसे मॉडल की जगह ले सकते हैं। आंखें देखो इसकी, बिल्कुल कमल की तरह है। नील, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। वैसे तुम उसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो। ये बताओ, यहाँ आने का कारण क्या है? अरे बस वही, मुझे कुछ मॉडल चाहिए थी तो कबीर ने कहा आपसे कांटेक्ट कर लूँ। ठीक है, मिल जाएगी मॉडल्स। ओके, तो मैं चलता हूँ। नील नयन को इधर उधर देखता जाने लगा, फिर लौट के बोला, एक बार बात करना शायद मान ही जाए। डोली उसे देख के हंसी, फिर ओके बोल दिया। नील चला गया था, पर पहली बार इस तरह सहमी लड़की को देख के उसे कुछ आश्चर्य और कुछ उत्सुकता हुई थी। नील नयन को देखने के बाद से ही सोच में था। इतनी सहमी सी लड़की और आंखों में इतना सोनापन। वो नयन के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, पर डोली और कबीर से पूछना उसे सही नहीं लगा। इधर डोली भी चाहती थी कि नयन अब अपने उस कछुए वाले खोल से बाहर निकल के कुछ करे, समाज में नाम कमाए, जो कुछ उसने गवा दिया उसे वापस पाए, क्योंकि अभी उसकी उम्र ही क्या थी। नयन अपने कमरे में उदास खिड़की के पास बैठी डूबते सूरज को देखकर बस यही सोच रही होती है कि क्या कसूर था मेरा, मेरे होने का मकसद ही क्या था, क्यों भगवान ने मुझे जन्म दिया। पर हर इंसान को जन्म देते समय भगवान उसके जीवन के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर बना देता है। डोली धीरे से नयन के पास गई, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, नयन, मैंने बहुत सोचा और सही मायने में तुम्हारी जिंदगी बदलने का ये रास्ता जरूर भगवान ने ही भेजा है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। नयन, जो लड़का आया था ना नील, वो तुम्हें अपने फोटोशूट में एक मॉडल की तरह सेलेक्ट करना चाहता है। क्या तुम ये काम करना चाहती हो? नयन ने पहले सोचा, फिर कहा, मॉडल और मैं? डोली दी, प्लीज मजाक मत करिए। नहीं नयन, मैं मजाक नहीं कर रही। डोली ने नील की पूरी बात उसे बता दी। नयन ने मना कर दिया, नहीं दीदी, मेरा परिवार पहले ही मेरे ऊपर लगे इल्जामों से परेशान है, कहीं ये सब और खराब ना कर दे सब कुछ। नयन, कब तक यूँ डर डर के जियोगी? जीना ही है तो अब इन मर्दों की दुनिया में शान से जियो। इन्हें अपनी उंगली पर नचा के दिखा दो कि हम औरतें अपने पर आ जाए ना, तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। पर दी, परवर नहीं नयन, नील को मैं शाम को बुला रही हूँ, एक नई शुरुआत तो करो, हो सकता है ये भगवान का ही एक इशारा हो। नैन यूं ही सोच में डूबी रही। शाम को कबीर आ गया। डोली ने उसे सारी बात बता दी। वो दोनों काफी खुश थे। नील को भी रात में डोली ने डिनर पर बुला लिया था। नील को भी मौका मिल गया था नैन के बारे में जानने का, पर नैन अभी भी किसी अनजान पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। पर शायद उसकी नियति में अनजानों का ही खास रोल था। शाम को डोली ने अच्छा अच्छा खाना तैयार किया। फिर सभी मिलकर नील का वेट करने लगे। कबीर कुछ काम कर रहा था। उसी टाइम किसी ने बेल बजाई। आज फिर नैन ने ही दरवाजा खोला। नील को देख के वो थोड़ी संकुचा गई। नील ने उसे पीले गुलाब का बुके देते हुए विश किया। तब तक डोली भी वहां आ गई। नैन भाग के किचन में चली गई। तब तक उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मॉडल भी बन सकती है, पर नील ने उसे चुना था तो चुना था। खाना खाते खाते कबीर और डोली शूट के बारे में सब कुछ पूछ रहे थे। नैन भी वही थी। उस बीच नील उसे भी देख लेता था। डोली को लगने लगा था कि नील का नैन की तरफ झुकाव है, और वो चाहती भी थी कि हो झुकाव, क्योंकि नैन को एक साथी की बहुत जरूरत थी। इतने धोखे और इतनी जिल्लत के बाद कोई हो जो उसे सचमुच प्यार करे, उसकी जिंदगी समझे। डोली मन ही मन खुश भी थी कि नील और नैन मिले। कबीर और डोली के कहने पर नैन भी मान गई थी। शूट 2 दिन बाद से स्टार्ट थी। उसके पहले नील नैन का एक रफली सूट करना चाहता था, जिससे वो शूट के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि शूट साड़ी की थी तो नैन भी कंफर्टेबल थी। अगले दिन ही नैन को नील के साथ जाना पड़ा। वो पूरा दिन नैन का नील के साथ बीता और काफी अच्छा बीता। नील का नैन के ऊपर इतना ध्यान देना, उसके कहे बिना उसके लिए कॉफी लाना, उसे हंसाने की कोशिश करना, उसके लिए औरों को डांटना,
कहीं ना कहीं नैन को ये सब देख के नील के प्रति अपनापन हो गया था, पर अपने पुराने अनुभव उसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। उस दिन शूट के बाद नैन खुश थी और उसे खुश देख डोली और कबीर भी खुश थे। 2 दिन बाद से नैन की शूट शुरू थी। नैन जो भी साड़ी पहनती उस पर खूब जचती और नील हर बार उसे देखकर उसे और पसंद करने लगता। जब लाल रंग की साड़ी में नैन ने शूट कराया तो नील ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। मेकअप लाइट्स तो थे ही, पर नैन की खूबसूरती उस लाल रंग में खिल गई थी। सालों बाद लाल रंग पहनने पर नैन को भी बहुत खुशी हो रही थी, पर अपने घर परिवार की याद आती उसका मुंह मुरझा गया था। नील से नैन का उदास चेहरा देखा नहीं जा रहा था। वो उसे चाहने लगा था, पर नील नैन की पुरानी जिंदगी से अनजान था और नैन खुद किसी आदमी पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहती थी। शूट पूरे 4 दिन चला। नैन बहुत खुश थी और शूट के लिए उसे पैसे भी मिले। डोली और कबीर अब उसे एक इंडिपेंडेंट लड़की बनाना चाहते थे। उन्होंने उसे उसी दिशा में आगे बढ़ने को कहा। क्योंकि उनकी कास्टिंग एजेंसी थी तो वो नैन को कहीं ना कहीं काम दिलवा ही देती। धीरे धीरे नैन के अंदर का डर गायब होने लगा था। एक आत्मविश्वास उसके अंदर जग गया था, पर आज भी वो अकेले जाने और मर्दों से डरती थी। डोली हरदम उसके साथ रहती। नील भी कोशिश करता कि नैन के साथ ही अपना दिन बिताए। नैन भी नील के मन की बात समझ रही थी, पर वो नील को किसी भी तरह का दिलासा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि नील उसका सच जानते ही उसे नफरत करेगा। ये सोच के उसे दुख भी होता, पर नील जैसा अच्छा लड़का उसके लिए अपनी जिंदगी ना बर्बाद कर ले, यही सोच वो कुछ नहीं कहती। 1 महीना बीत गया था। नैन के पास काम था, दोस्त थे, आत्मविश्वास था, नील का साथ और प्यार भी था, पर नैन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। आज फिर नैन का शूट नील के साथ ही था और वो शूट पर गई तो नील उसे देख के खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। आज वो अपने दिल की बात नैन से कहने को तड़प उठा और शूट होने के बाद वो नैन के पास पहुंच गया। नैन, मुझे तुमसे कुछ कहना था। बोलिए नील। नैन, आई लव यू। देखो, जब से तुम्हें पहली बार देखा बस तुमसे प्यार हो गया। प्लीज मना मत करना नैन। नैन को समझ ही नहीं आया वो क्या कहे। वो वहां से उठ के चली आई। नैन का यूं चले जाना और कुछ ना कहना नील को अंदर ही अंदर छलनी कर रहा था। 2 दिन बाद वो डोली से मिला। रोते रोते नील की आंखें फूल गई थी। उसने अपने प्यार वाली बात डोली को बताई तो डोली मुस्कुराते हुए बोली, ये सब प्यार व्यार सब झूठा होता है नील। उसका सच जानते ही तुम्हारा ये भूत उतर जाएगा। प्लीज डोली, मेरे प्यार की इंसल्ट मत करो। जो कहना है साफ कह दो। सुन पाओगे तो सुनो, नैन विधवा है। नील को थोड़ा अजीब लगा। उसके ऊपर धंधा करने का भी आरोप है। उसको कई लोगों ने धोखा दिया है। उस बेचारी का तो उसके परिवार ने साथ नहीं दिया। तुम क्या दोगे? मुझे इन सब पर यकीन नहीं डोली। उस लड़की की आंखों में इतना सोनापन है, वो ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकती। मुझे उसके पिछली जिंदगी से कोई वास्ता नहीं। मैं उसे सच्चे दिल से चाहता हूँ और चाहता रहूँगा। इतनों ने उस मासूम के साथ गलत किया, शायद उसी को सही करने भगवान ने मुझे भेजा है। डोली को यकीन ही नहीं हुआ कि सच में कोई इतना अच्छा भी हो सकता है। तुम सच कह रहे हो नील, तुम अपनाओगे नैन को? मैं नहीं, वो मुझे अपना ले डोली। डोली ने नील को गले लगा लिया। थैंक्स नील, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मैं नैन के लिए किसी ऐसे की ही तलाश में थी। तुम चिंता मत करो, मैं मना लूंगी उसे। तुम बस अपने घर पे बात कर लो। अरे घर पे तो सब मान ही जाएंगे। भैया भाभी की खुशी भी मेरी ही खुशी में है। मम्मी पापा के बाद भैया भाभी ही मेरे सब है। वो जरूर नैन को अपना लेंगे। नील और डोली एक साथ नैन के पास गए। नील अपने घुटनों पर बैठ गया और नैन को प्रपोज किया। नैन की आंखों में आंसू थे। तभी डोली ने उसे नील की बात बता दी। वो तब भी तैयार नहीं हुई, पर नील की जिद के आगे नैन को मानना ही पड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद आखिरकार नैन की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दे ही दी थी। काम, पैसा, प्यार और डोली और कबीर जैसे दोस्त थे उसके पास। नैन की जिंदगी अब सपनों जैसी हो गई थी। कहाँ घर से निकल इतने धक्के खाते हुए वो आगे बढ़ी थी, और अब इतना प्यार। कबीर एक भाई की तरह हमेशा उसका सपोर्ट कर रहा था।
डोली ने तो बस उसे एक सफल महिला बनाने का बीड़ा उठा लिया था। हर पल उसका साथ देना और मदद करके उसे मंजिल पर पहुंचा देना उसका एक लक्ष्य था। और नील जो अपनी जान से भी ज्यादा नैन को चाहने लगा था, उसकी सारी सच्चाई जानते हुए भी वो उसे अपना रहा था। बस यही बात नैन को खटक रही थी। इतने धोखे खाने के बाद पड़ोसों पर उसे रत्ती भर भी यकीन नहीं था। वो तो बस चाहती थी कि अपने काम में रमी रहे, पर थी तो वो भी इंसान। प्रेम और भावना हर व्यक्ति को कमजोर बना देती है। नैन के सामने जब नील का चेहरा आता तो अपने पुराने दिन भूल वो नील के साथ बिताए आज में खो जाती। आखिर अब नैन ने भी इस बात को मान ही लिया था कि नील उसकी जिंदगी में एक सुखद एहसास लेकर आया है। उस दिन नील और नैन अपने लिए फ्लैट देखने जा रहे थे और पसंद आते ही खरीदना भी चाह रहे थे, क्योंकि डोली चाहती थी कि वो आत्मनिर्भर बने। और सच ही था, अब तक भागते भागते नैन भी थक गई थी। अब जब सब सही है तो यही एक जगह है जहां वो अपना ठिकाना बनाएगी। डोली, नैन और नील फ्लैट देखने गए। तीनों को काफी पसंद भी आया। समंदर से लगा हुआ व्यू, सुबह सूरज को उगते हुए देखना और जब मन करे समंदर किनारे अपनी शाम बिताना। नैन को तो फ्लैट बहुत पसंद आया। थोड़ी देर में ही डील पक्की हो गई। आधा पैसा नैन ने तुरंत दे दिया और आधा बाद में जमा कराने का बोल तीनों घर आ गए। सब कुछ कितना अच्छा था। नैन और नील शादी के बारे में भी सोच रहे थे और इसी सिलसिले में नील नैन को अपने भैया भाभी से मिलवाना चाहता था। फिक्स तो सब कुछ था ही, बस दोनों से मिलवा के एक डेट फिक्स करनी थी। पहली बार नैन इतनी खुश थी। शायद इतने ही दुख थे उसकी किस्मत में जिनका समय अब खत्म हो गया था और अब सुखों की बरसात होने वाली थी। यही सोच के नैन खुश थी। साथ ही उसका काम भी बहुत सही चल रहा था। नैन को आए दिन नए नए शूट्स मिल रहे थे, कबीर और डोली की हेल्प से। और देखा जाए तो नैन के जाने से डोली और कबीर को भी अच्छी रकम मिलती थी, इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। यूं तो दोनों अच्छे थे, पर पैसा किसे काटता है। ऐसे ही काम करते करते 1 महीना बीत गया था। आज नैन अपने एक नए फ्लैट में शिफ्ट होने वाली थी। सब कुछ सही था। नैन और डोली ने पंडित जी से पूजा करवाई और फिर शाम को छोटी सी हाउस वार्मिंग पार्टी दी गई। नैन मानो अब भूल चुकी थी अपने पुराने दुखों को। तभी एक फोन आया। नैन ने कॉल उठाई तो उधर से एक लड़की की आवाज आई, तेरे बाबा नहीं रहे नैन। एक पल को नैन सन रह गई। आज इतने सालों बाद ये उसकी माँ का पहली बार फोन आया था। नैन की आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं गिरी। उसने जी को कड़ा करके कहा, कोई मदद चाहिए तो बता दो, एक बार तू आ जाती तो। नहीं माँ, मरे हुए लोग वापस नहीं आया करते। उधर से रोने की आवाज आई और फोन कट गया। नैन का दिल भारी हो गया। एक बार फिर पुराने दिन उसकी आंखों के सामने नाच उठे। ये सब नहीं, मुझे नहीं याद करना। नैन ने अपनी आंखें बंद कर ली। डोली ने आकर उसे हिलाया। क्या हुआ नैन, चलो पार्टी में सब वेट कर रहे हैं। नैन के लिए कबीर ने केक ऑर्डर किया था। सब उसे काट के एंजॉय कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं नैन अंदर ही अंदर अपने पुराने दिनों में घूम रही थी। अगले दिन सब काफी थके थे। पूरी रात पार्टी जो हुई थी। नैन ने उठ के खिड़की के बाहर उगते हुए सूरज को देखते हुए मन में सोचा, जो हुआ हुआ। अब मैं अपने पिछले दिनों की परछाई अपने आज पर नहीं पड़ने दूंगी। थोड़ी देर बाद नील उसके पास आया, नैन का हाथ अपने हाथों में लेकर। क्या हुआ, कोई बात है नैन? नहीं तो तुम्हारा चेहरा इतना उदास। नैन ने उसे फोन की पूरी बात बता दी और सिसकने लगी। अरे अरे ठीक है, जो हुआ वो हुआ। हमें वहाँ जाना चाहिए, वो तुम्हारे पिताजी थे नैन। नहीं नील, मैं वहाँ नहीं जा सकती। अब सब कुछ बदल चुका है। ओके, तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हें भैया भाभी से मिलवाने ले चलता हूँ। नैन ने उसे देखा और ओके बोल दिया। नील ने उसे कस के गले लगा लिया। अब बस रोने का टाइम नहीं है, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, हमें बस 1 घंटे में निकलना है। पर इतना जल्दी? वो भैया ऑफिस निकल जाएंगे ना। ओके ठीक है। थोड़ी देर बाद कबीर और डोली भी नाश्ता करके चले गए और नील भी रेडी हो गया। आज नैन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या पहने, तो उसने एक ग्रीन कलर का सूट पहन लिया। यूं तो नील को नैन हमेशा अच्छी लगती थी, पर आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था। चले,
मेरा तो मन कर रहा है अभी चल के शादी कर ले। अरे ऐसे थोड़ी। नैन नील से थोड़ी बड़ी थी, इसलिए वो उसे समझा देती थी और नील समझ भी जाता था। पर कभी कभी नैन को भी बच्चा बनना ही पड़ता था नील के लिए। तैयार होकर दोनों नील के भैया भाभी से मिलने के लिए निकल गए। ये जगह काफ़ी नई थी और काफ़ी बड़ा सा बंगला था। नैन पहली बार इस जगह पर आई थी। नील ने नैन का हाथ पकड़ा और अंदर लेकर गया। दोनों जाकर सोफे पर बैठ गए और नील अपनी भाभी को बुलाने चला गया। तभी नैन ने सामने देखा और जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने वरुण कपूर खड़ा था। तुम यहाँ क्या लेने आई हो अब? तब तक नील भी मालिनी के साथ बाहर आ गया। भाभी, इसी की बात कर रहा था मैं, इनसे मिलो। ये है नैन तारा और नैन, ये है मालिनी भाभी और ये है मेरे भैया वरुण कपूर। और मुझे तो जानती ही हो, नील कपूर। नैन को लगा कि एक बार फिर उसे ठग लिया गया है। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। तभी मालिनी हंसते हुए नैन के पास गई और उसके गाल को इधर उधर करके बोली, अरे ऐसा क्या जादू है भाई तुम में, जो दोनों के दोनों भाई तुम्हारी तरफ आकर्षित हो गई? कोई काला जादू वादू जानती हो क्या? वैसे नाम भी नैन तारा है तुम्हारा। ये सब क्या कह रही हो भाभी? ये नैन है, इसी से तो मैं शादी। चटाक एक जोरदार थप्पड़ मारा वरुण ने। क्या बकवास कर रहा है, जानता भी है ये क्या क्या गुल खिला चुकी है। अरे ये तो धंधा करती है पागल। भैया, नील जोर से चिल्ला उठा, तू मासूम है, इस बेगैरत औरत ने तुझे भी बरगला दिया। इसके साथ कोई क्या शादी करेगा? ये हर दिन अपने पति बदलती है। नैन की आंखों में आंसू बह रहे थे और नील वरुण का मुंह देख रहा था। प्लीज भैया, भगवान के लिए चुप हो जाइए। मुझे नैन के बारे में सब पता है और आप क्या अनाप शनाप बक रहे हैं नैन के बारे में। तब तक मालिनी बोली, ये लड़की वही है जिसे मैंने तेरे भैया के साथ रंगे हाथों पकड़ा था नील, और आज तू खुद। क्या? नील भौचक्का होकर वही जमीन पर बैठ गया था और नैन रोते हुए वहां से बाहर निकल गई थी। नैन की जिंदगी में तो आए दिन एक के बाद एक हजार तूफान आ रहे थे। कहते हैं दुनिया में भगवान के सिवा कोई अपना नहीं होता। आज नैन को भी यही लग रहा था। वो वरुण के घर से भागते हुए निकली और ना चाहते हुए भी एक कार से टकरा गई। वो तो अच्छा हुआ कि कार वाला उसे हॉस्पिटल लेकर चला गया, जहां से फिर नैन के फोन को देखकर डोली और फिर नील को कॉल किया गया। डोली कबीर के साथ भागी भागी हॉस्पिटल पहुंची। नैन बिस्तर पर आंख बंद करके लेटी थी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ उसे? घबराने की कोई बात नहीं, वो ठीक है, बस उसे काफ़ी स्ट्रेस है। आप उनकी? जी मैं उसकी दोस्त हूँ। देखिए, हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, पर उन्हें अंदर से किसी बात से परेशानी है। फिलहाल आप किसी मनोचिकित्सक को दिखा ले तो बेहतर होगा। डोली ने सोचा। सुबह तो ठीक थी, अचानक वो नैन के पास गई। क्या हुआ नैन? नैन की आंखों में आंसू थे। हमारा पास्ट कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता दी। अरे पर हुआ क्या? नैन ने डोली को पूरी बात बताई। वो भी सुन के शॉक्ड रह गई। नैन तुम सही कह रही हो। ऐसे में नील अपने भाई को ही सही समझेगा, पर तुम ऐसे कमजोर क्यों पड़ रही हो? देखो नैन, जिंदगी बार बार आपको चांस देती है। नील अगर तुमसे सच्चा प्यार करता होगा तो वो जरूर समझेगा, और वो भी बाकियों की तरह तुम्हारे बदन को चाहता होगा। तो अच्छा ही हुआ जो वो दूर हो गया। पर मैं ही हर बार क्यों? इस बात का जवाब तो डोली के पास भी नहीं था। 2 दिन बीत गए। नैन अपने फ्लैट में आ गई थी, पर वरुण और मालिनी की बातें याद करते ही नैन की तबीयत खराब हो जाती। डोली उसके साथ ही थी। नील भी नहीं आया था नैन से मिलने। एक बार फिर नैन ने मान लिया था कि शायद प्यार उसकी किस्मत में ही नहीं, वरना शादी के बाद नीरज उसे छोड़कर ही क्यों जाता। और जब तक वो रहा तब तक ही कहा नैन को पत्नी का प्यार मिला। नीरज ने जाने किससे मोहब्बत करता था और जिंदगी बर्बाद हुई उसकी। सब कुछ सोचते सोचते नैन का तकिया गीला हो गया था। तभी डोली कॉफी लेकर कमरे में आई। नैन बस करो, तुम्हारे इस तरह रोने से कुछ सही नहीं होने वाला। मैंने क्या कहा था, ये दुनिया बड़ी मतलबी है। जब तक जरूरत तब तक साथ। तुम क्यों इन सब के बारे में सोच के अपना टाइम बर्बाद कर रही हो? चलो तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी एक शूट की डेट है। नैन भूलो मत, तुम्हें इस फ्लैट की EMI भी देनी है।
नैन क्या करती, उसके पास रोने का समय नहीं था। वो तैयार हुई और लोकेशन पर पहुंच गई, पर उसका मन नहीं लग रहा था किसी चीज़ में। किसी तरह नैन का काम खत्म हुआ, वो बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद डोली उसे किसी से मिलाने वाली थी। डोली का कहना था कि उस काम में इस काम से भी ज़्यादा पैसा है। इस बात पर नैन तैयार थी, पर फिलहाल वो घर जाना चाहती थी, जबकि डोली उसे जबरन किसी से मिलवाने ले जाने पर तुली थी। नैन मान गई थी और बाहर निकल के डोली का वेट कर रही थी, पर डोली अंदर रह गई उसे बुलाने। नैन अंदर गई तो उसने सुना डोली किसी से बात कर रही थी। तुम चिंता मत करो, उस लड़की को मैंने अच्छे से शीशे में उतार लिया है। अब वो मुझ पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करती है। और हंसने लगी। दुनिया में कौन फ्री में किसी की मदद करता है। उसे कभी समझ नहीं आएगा कि हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब तो वो नील भी हट गया। बस 2-3 साल और इसकी जवानी है, उसके बाद कौन पूछेगा इसे। जल्दी ही तुम्हारे पास भी लेकर आती हूँ। फिलहाल मिस्टर राठौर ने आज खास डिमांड की है इसकी। बाकी लड़कियों की फ़ोटोज़ दिखाई, पर उन्हें यही पसंद आई। अच्छा, मैं देखती हूँ, वो काफ़ी देर से वेट कर रही है। नैन ने जो सुना उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। जिसे अपना समझा, जिसके ऊपर विश्वास किया, वही भगवान इस दुनिया में क्या कोई भी मेरे विश्वास के लिए नहीं बना। फिलहाल इन बातों के लिए टाइम नहीं था। नैन भाग के कार में बैठ गई थी। तब तक डोली भी आ गई थी। नैन, तुम कह रही थी ना तुम्हें अभी मूड नहीं। कोई बात नहीं, मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी है और शाम को रख दी है मीटिंग। अब तुम भी आराम कर लोगी। नैन को समझ नहीं आया वो क्या बोले। उसका भरोसा कुछ इस कदर टूटा था इस दुनिया से, पर भगवान की ही मर्जी थी जो वो इस समय बच गई थी। पर बकरे की जान कब तक खैर मनाएगी। डोली नैन को अपने फ्लैट पर ले आई और नैन कमरे में आराम करने चली आई। पर उसके मन में जो डर था, अब क्या किया जाए, यहाँ से मैं कहाँ भागूंगी और मैं कब तक भागूंगी, बस अब और नहीं। नैन डोली के कमरे में ही लेटी थी। डोली के जाते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और कमरे में ढूंढने लगी कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो पुलिस को बता सके कि डोली अच्छाई की आड़ में क्या क्या करती है। पर कोई भी सुराग नहीं मिला। तब तक डोली कमरे में आ गई तो नैन चुपचाप लेट गई। वो बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना चाहती थी कि डोली को कुछ पता लगे कि उसकी सच्चाई नैन को पता है। डोली वहीं नैन के ही पास बैठी रही। थोड़ी देर में एक कॉल आई और डोली ने नैन से मीटिंग के लिए चलने बोला। नैन जानते हुए कि बड़ी मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है, डोली के साथ जाने को तैयार हो गई। दोनों मिस्टर राठौर के फार्म हाउस पर पहुंच गई थी। डोली को लग रहा था नैन को उसका सच नहीं पता, पर नैन ने सच्चाई अपने कानों से सुनी थी और भगवान का लाख लाख शुक्र था कि वो सच जान गई थी। मिस्टर राठौर उन दोनों से काफ़ी अच्छे से मिले। पहले तो उन्होंने झूठ मूठ का नाटक किया कि वो नैन के साथ एक फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं। फिर डोली कुछ काम से बाहर निकल गई और राठौर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने कस के नैन के हाथ पकड़ लिए और उसे गले लगाने बढ़ा। तभी नैन ने पास रखा फ्लावर पॉट उठा के उसके सिर पे मारा और अपना फ़ोन उठा के बोली, आगे बढ़े तो जान लेना, तुम्हारी पूरी रिकॉर्डिंग इस फ़ोन में है। राठौर 2 मिनट के लिए चुप हो गया, पर अगले ही पल वो नैन की तरफ झपटा। तब तक किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटा दिया। जल्दी से नैन ने दरवाज़ा खोला तो बाहर नील पुलिस के साथ खड़ा था और डोली भी पुलिस के हत्थे पड़ गई थी। पुलिस अंदर आ गई थी और ये बताने की ज़रूरत ही नहीं थी कि अंदर क्या हुआ होगा। राठौर पुलिस की हिरासत में था और डोली भी। पुलिस उन दोनों को लेकर चली गई थी। नैन अब तक कांप रही थी। नील ने उसे संभाला। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया था। तुम्हारी लोकेशन ट्रैक करके हम यहाँ तक पहुँचे। नैन बिल्कुल शांत थी। नील ने उसे अपनी कार में बैठाया और नैन के फ्लैट ले आया। नैन नील के साथ अपने फ्लैट में बैठी थी। डर, उलझन, खामोशी, धोखा, कितना कुछ उसके अंदर चल रहा था। नील उठ के किचन में गया और 2 कप कॉफ़ी बना के वापस आया। ये लो, पी लो, रिलैक्स लगेगा। नैन ने कॉफ़ी ले ली और घूंट भरने लगी। क्या सोच रही हो? यही कि दुनिया में मुझे जो भी मिला उसने हमेशा मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश क्यों की? क्या शादी करके ही एक औरत सुरक्षित और सेफ रह सकती है? नैन, मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ भी बर्दाश्त किया
एक आदमी होकर भी ये सब सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर तुम बहादुर हो, क्या फ़ायदा ऐसी बहादुरी का? मेरा जीना ही किस काम का है? मैं मर जाना चाहती हूँ। नहीं नैन, नील ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसा सोचना भी मत। तो क्या करूँ? किसके लिए जीऊँ? अपने लिए जियो, अपनी जैसी औरतों के लिए जियो। जरूरी नहीं हमेशा एक आदमी के कंधे की ही जरूरत हो। तुम अपने आप में पूर्ण हो नैन। पर क्या? कब तक तुम्हें दूसरों की जरूरत पड़ेगी? बोलो। एक बात बोलूं, माँ पापा की मौत के बाद मैं काफी अकेला हो गया था। उस वक्त मेरे काम ने मुझे पूरा किया। तुम बस अपने काम में रम जाओ और पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। नहीं करनी मुझे दुनिया कदमों में। नैन ने आंखों में आंसू भर के कहा। तो मैं आ जाता हूँ कदमों में। नील ने मुस्कुराते हुए नैन के पैरों के पास बैठ गया। अरे उठो। नहीं, कुछ मांगना है तुमसे, मुझसे। बोलो, ना नहीं करोगी? पर नील ने नैन का हाथ अपने हाथों में लिया। मैं तुम जैसी बहादुर लड़की को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। बोलो, करोगी मुझसे शादी? लेकिन वो नैन, बोलो करोगी? पर नील, तुम्हारे भैया भाभी, ये समाज, मेरा सच जानकर भी तुम। नैन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पास्ट में क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। ये सवाल तुमने तो कभी मुझसे नहीं पूछा। कभी तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि मेरा पास्ट क्या था। जब आदमियों का पास्ट उनके वर्तमान को खराब नहीं करता तो लड़कियों का क्यों? नैन, मैं जानता हूँ वरुण भैया ने तुम्हारे साथ गलत किया था। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व। और अब मैं तुम्हें भी जानता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ नैन। तुम अच्छे चेहरे से ज़्यादा अच्छे दिल की मालकिन हो। बोलो नैन, विल यू मैरी मी? नैन नील के गले लग जाती है। नील, मैं तुमसे शादी करूँगी। नील भी कस के नैन को खुद से चिपका लेता है। अगले ही दिन दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। नील के कुछ दोस्त और कलीग के सामने दोनों शादी कर लेते हैं और शाम को दोस्तों को एक छोटी सी पार्टी दे देते हैं। अगली सुबह, जल्दी तैयार हो जाओ नैन, हमें बाहर जाना है। अरे पर आज कहाँ? सरप्राइज है। नैन और नील तैयार होकर एयरपोर्ट पर जाते हैं। फिर नील नैन की आंखों पर पट्टी बांध देता है और नैन को लेकर जाता है। जब नैन उस जगह पहुंच जाती है तो उसकी पट्टी खोल देता है। सामने नैन की माँ, उसकी बहन, भाई, जीजा सब खड़े होते हैं। नैन एकदम से चौंक जाती है। उसकी माँ उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है। हमें माफ़ कर दो बेटा, इस समाज के डर के आगे हम भूल ही गए थे कि तुम भी इंसान हो। जो भी किया उसकी माफ़ी मिलनी तो मुश्किल है, पर फिर भी माफ़ कर दो। नैन की आंखों में आंसू थे। वो अपनी माँ के गले लग गई। अपनी तीनों बहनों से भी मिली। उसके जीजा ने भी उससे माफ़ी मांगी। सबसे मिलके नैन को बहुत अच्छा लगा। मिलके वो अपने घर वापस आ गई। थैंक्स नील। किस बात का थैंक्स? अब आप मेरी अर्धांगिनी है, समझी? तो ये सॉरी थैंक यू भूल जाओ। कुछ देना है तो एक किस। नैन शर्मा के उसके गले लग गई। अच्छा अब सो जाओ, कल शूट स्टार्ट है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बीबी सबसे अच्छी मॉडल बने। नील के आने से नैन की जिंदगी बदल गई थी। जिस प्यार, विश्वास और इज्जत की कमी थी वो पूरी हो गई थी। सब कुछ एक सपने की तरह हो गया था। नैन एक मशहूर मॉडल बन चुकी थी। उसके 2 बच्चे हैं, नैना और निहाल। नील और नैन सबसे अच्छे कपल माने जाते हैं। हाल ही में दोनों एक बेस्ट कपल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। सो नैन, तारा और नील की जिंदगी एक खुशनुमा सफर की तरह बीत रही है, क्योंकि जो दर्द दुख था वो अपना टाइम पूरा करके निकल गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।